الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। इस्लाम जमखाना की ये खूबसूरत शाम जिसपे आपकी शिरकत ने इसे और हसीन और यादगार बना दिया है, आपके लिए इस्लाम जमखाना के सदर जनाब यूसुफ अफगानी साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है आपके इस्तकबाल के लिए। ये प्रोग्राम आज की तहरीती शाम इस्लाम जमखाना में है, इस्लाम जमखाना के लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन सही मानों में शहर की 100 अंजुमनें जो है वो इस प्रोग्राम के अहतमाम में लगी हुई हैं और ये तहनीत जो है आज पेश की जा रही है वो एक खराज तहसीन के तौर पर है। हमारे दरमियान जो लोग अपनी मंजिलों को तय करते हुए, अपने रास्तों को तय करते हुए किसी मकसद पर पहुंचते हैं तो वो यकीनन हमारे लिए बहुत अहम लोग हैं। इस्लाम जमखाना की तारीख और रिवायत ये रही है कि हमने हमेशा ऐसे जाफरोशों और ऐसे सरफरोशों को यहाँ बुलाकर उनकी पजीराई की है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि शहर में कोई अहम वारदात या अहम वाक़या या अहम शख्स ने कोई कारनामा अंजाम दिया हो और एडवोकेट यूसुफ अफगानी साहब ने उनको यहाँ मदद नहीं किया। आज जो शख्सियतें आपके सामने तशरीफ लाएंगी उनके साथ हमारा इंटरेक्शन जो है वो बड़ा कुछ अलग सा है। आपने अब तक के प्रोग्राम देखे होंगे कि अगर किसी का फेलिसिटेशन होता है या किसी की तहनीत होती है तो लोग यहाँ आकर उनके बारे में मुबारकबाद पेश करते हैं और फिर उनकी सिफात भी गिनवाते हैं, फिर उनसे अपने ताल्लुकात का भी जिक्र करते हैं। उसका बड़ा क्रेज है। हमने थोड़ा सा इस प्रोग्राम का खाका बदल दिया है। खाका ये है कि हम जिनकी पजीराई करने जा रहे हैं, हम जिनकी तहनीत करने जा रहे हैं, थोड़ा सा उनकी ज़ाती ज़िंदगी और उनके ज़िंदगी के शब-ओ-रोज़ जो हैं उनसे भी हमारा वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। हमने जनाब अबू आसिम आज़मी साहब को हज़ारों बार चलते फिरते देखा है, अपने प्रोग्रामों में देखा है, अपने नज़दीक देखा है। हमने रईस कासिम शेख को अपने प्रोग्रामों में और अपने साथ बैठे हुए अपने साथ गुफ्तगू करते हुए देखा है, लेकिन कभी हमने इस जानिब तवज्जो नहीं दी कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने पीछे कौन सा तूफान लेकर चलते हैं, कैसे रास्ते तय करके इस मंजिल तक पहुंचते हैं, किन लोगों को याद करते हैं, किन लोगों को भूल जाते हैं। ये सारी बातें जो है आज उनसे इंटरेक्शन करके एक इंटरव्यू की शक्ल में पेश करेंगे हम लोग। और सईद खान जो है वो इस काम के लिए मंतखब की गए इसलिए कि उनकी आवाज़, उनका अंदाज और उनकी गुफ्तगू का जो सलीका है वो यकीनन उन्हें इस शहर में मुमताज़ बनाता है। वही आएंगे, अपने दोनों मेहमानों का इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद जो सेशन होगा उसमें हमारे शहर की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अमायदीन की और समझ लीजिए कि जो हमारे यहाँ का क्लीन क्राउड है, जो हमारी शख्सियत हैं, हमेशा हमारे फंक्शंस में
हमारी सरगर्मियों में पेश थी। तकरीबन सभी लोग तशरीफ ला चुके। VR शरीफ साहब आ रहे हैं, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। पाटनकर साहब कई दिनों से हमारी महफिलों में नहीं आ सके थे अपनी खानगी मजबूरियों की बना पर। आज उन्हें देखकर हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उसके साथ हमारे मौलाना महमूद रियाज साहब तशरीफ रखते हैं, हुदा टाइम्स के मुस्तकीम साहब हैं, और उसके अलावा जो लोग इस्लाम जमखाना की इदारत से और इस्लाम जमखाना के मैनेजमेंट से वाबस्ता है, उनमें डॉक्टर सुहेल फारूकी साहब, एडवोकेट अब्बास कासमी साहब, मोहम्मद अली शेख साहब, मोहसिन शेख साहब, अब्दुल रहीम खान खाना, और उसके बाद गुलाम चूनावाला, फहीम ताकि और अख्तर यूसुफी साहब भी आपके इस्तेमाल के लिए इस्लाम जमखाना की पूरी टीम जो है यहाँ पर बैठी है। जाहिर सी बात है, हर अच्छे काम का खाका जो है वो पता नहीं क्यों यूसुफ अब्रानी साहब के ही जहन में आता है सबसे पहले, और फिर उसे वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जैसे छोटे लोग याद करते हैं कैसे किस तरह करना है, कैसे करना है। मैं बात का भी इस्तेमाल करूँगा। कुछ लोग बात के लिए मैं एक शेर पढ़ना चाह रहा हूँ कि मैं अक्सर हार जाता हूँ किसी की जीत की खातिर। मैं अक्सर हार जाता हूँ किसी की जीत की खातिर। किसी से जीत जाने का मेरा अपना तरीका है। इलेक्शन कोई मान ही नहीं रखता बात भाई, मान ही रखता है कि हमारे दरमियान का जो शख्स है वो किस तरह हमारे दुख में, हमारे सुख में और हमारे साथ है। यूसुफ अब्रानी साहब ने बरसों से कोई इलेक्शन लड़ा नहीं, लेकिन आज जितने इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, जितने मकसद में बैठे हैं, सब आकर हाजिरी देते हैं, सब सलाम करते हैं। सब ये है इंसान की बात। इलेक्शन तो एक पैमाना है, कभी आप उससे उतर गए, कभी चढ़ गए, चलता रहता है, कोई मानी नहीं। शख्सी जिंदगी का पैमाना ये है कि आप किस तरह अपने दोस्तों में मकबूल हैं, अपने इलाके में मकबूल हैं, अपने चाहने वालों में मकबूल हैं। ये असल बात है। थैंक यू सर। आपके बाजू में मौलाना इजाज कश्मीरी साहब बैठे हैं, तो आप दोनों को देखकर मैं सच्ची बोलने की कोशिश करूँगा। कई काबली साहब सही कह रहा हूँ। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आज का ये प्रोग्राम किस लिए तरतीब किया गया है ये तो आप जानते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हर लफ्जों की तरफ फरीद खान साहब, मेरा एक मसला ये है कि लोग कहते हैं मैं फुटेज बहुत देता हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा होता है कि वहाँ फुटेज से ही काम चलाया जाता है। जैसे ये वक्त, क्योंकि हमारे जो खास मेहमान हैं जिनसे हमें बातचीत करनी वो भी आए नहीं है, इसके लिए चंद बातें अगर यूसुफ अब्रानी साहब इजाजत दें तो मैं आपके वो शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। कहते हैं कि हर लफ्जों की तरफ लफ्ज मानी की तरफ। मैं ये शेर याद कर रहा था रास्ते भर, मुझे दूसरा मिसरा याद नहीं आया, तो मैंने भी यहीं बैठे बैठे लिख लिया। जिनको शेर याद होगा वो कहेंगे कि सर ने कुछ गड़बड़ कर दिया। सर हमेशा गड़बड़ ही करते रहते हैं। हर लफ्जों की तरफ लफ्ज मानी की तरफ कश्तियां बढ़ने लगी धीरे से पानी की तरफ। ये अभी का मिसरा मेरा है कि हर लफ्जों की तरफ लफ्ज मानी की तरफ कश्तियां बढ़ने लगी धीरे से पानी की तरफ। और एक मिसरे में तुझे सोच लिया हो जिसने। शरीफ भाई इसमें वार्ड का कुछ नहीं है। आप सोचते हैं, देखते हैं कि भाई ये वार्ड का अच्छा लगा हुआ है, अलग अलग फील्ड है। तो कि हर लफ्जों की तरफ लफ्ज मानी की तरफ कश्तियां बढ़ने लगी धीरे से पानी की तरफ। और एक मिसरे में तुझे सोच लिया हो जिसने। एक मिसरे में तुझे सोच लिया हो जिसने, आना पड़ता है उसे मिसरे सानी की तरह। मुशायरा थोड़ी है यार, हर लफ्जों की तरफ। अच्छा है ना जी, थैंक यू सर। यासिन खान साहब भी आजकल आने लगे हैं महफिल कि हर लफ्जों की तरफ लफ्ज मानी की तरफ कश्तियां बढ़ने लगी धीरे से पानी की तरफ।
और एक मिसरे में तुझे सोच लिया हो जिसने, आना पड़ता है उसे मिसरे की तरफ। हमारी शख्सियतों का इम्तियाज ये है कि आप उनके बारे में सोचते 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 इतनी दूर चले जाते हैं कि लौटना मुश्किल हो जाता है। मैं अगर बयान करूं तो पता ये चलता है कि जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की शख्सियत में और उनकी जिंदगी में जो एक मरहला सियासत से पहले का है वो भी बहुत अहम था, और सियासत के बाद जो है वो भी बहुत अहम है। हमने तो बहुत करीब से अबू आसिम आज़मी साहब को देखा है, देखते रहे, और थोड़े से बदनाम भी हैं कि हम सिर्फ उनके बारे में बोलते हैं, लेकिन जो शख्स इस काबिल है कि जिसके तमाम पहलुओं का अहाता किया जाए उस पर बोलना लाजिम हो जाता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप सबकी तालियों की गूंज में कि आप आए यहाँ ये राइट नहीं ये साइड आपका वक्त शुरू होता है। आप इस्लाम जंग खाना के शो में आपका इस्तकबाल है, और अब तक आपने मुस्तकिम भाई बैठ जाइए, प्लीज आइए, कुर्सी लगा आगे जगह नहीं। हम रईस शेख साहब का इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाए तो फिर सही साहब आएंगे। असल प्रोग्राम कुछ इस तरह का है कि हमने तहनीत तो आपकी रखी है, जैसे शहरी इस्तकबालिया भी आप समझे, क्योंकि 100 अंजुमनें यहाँ शामिल हैं जिन्होंने आपका एहसान रखा है आपका। लेकिन अब तक आपने जो प्रोग्राम देखे उनमें ये देखा होगा कि लोग आते हैं माइक पर, फिर आपका इस्तकबाल करते हैं, फिर आपकी तारीफ में कुछ कहते हैं, फिर अपने वाक़यात बताते हैं, और ख़ास तौर पर ये भी बताते हैं कि आपसे उनका कैसा ताल्लुक है। ये एक रिवाज रहा है, लेकिन आज इस्लाम जंग खाना और ख़ास तौर पर यूसुफ अबरानी साहब इस रिवाज को बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक शब्द जो हमारा पसंदीदा है, जो हमारा हस्ती अजीज है, जो हमारा कायल है, जो हमारे साथ रहता है हमेशा, कभी उसके जिंदगी के गोशों में भी झांक कर देखना चाहिए कि वो क्या है और कैसा है। हम अपने लिए बहुत आसानी से वक्त निकाल लेते हैं किसी भी फंक्शन, किसी भी तकरीब में जाने के लिए, लेकिन अबू आसिम आज़मी साहब इतने मशहूर रहते हुए कैसे वक्त निकालते हैं हमारे फंक्शन में और हमारे सवालिया कराने के लिए, ये उनका यकीनन उनकी ज़ाती कोशिशें हैं। लेकिन हमें हमारे जानने वाले ये सब जितने चेहरे आसिम भाई आप देख रहे हैं सब आपके गाने करता हूँ, इसमें कोई भी नया चेहरा आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन इन चेहरों को भी ये तजस्सुस है कि आखिर आप इतना बड़ा काम कैसे कर रहे हैं। मैं रईस शेख साहब का इस्तेमाल करता हूँ, राइट लेफ्ट साइड। आसिम भाई ने हमेशा आपको दाएं बाएं ही रखा है, साथ रखा है रईस भाई, और आपकी मकबूलियत में, आपकी शोहरत में, आपके समझ लीजिए आपकी पूरी जिंदगी की अमली जिंदगी में अबू आसिम आज़मी का आपका बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। हम तो आपके पुराने बंदा है, आपके साथ हमने बहुत सारा काम किया है, लेकिन आज जो तस्वीर आवाम के सामने आपकी है वो यकीनन बहुत रोशन है, बहुत कामनाक है। मैं आसिम भाई आपको ये बताता हूँ कि प्रोग्राम कुछ यूँ है कि आपसे सईद खान साहब कुछ आपकी ज़ाती जिंदगी के बारे में कुछ सवाल करेंगे, रईस शेख साहब से बात होगी, बहुत सारी बातें सईद खान ही आपके बारे में जानते हैं, इसलिए हमने उनका इंतखाब किया है। उसके बाद गालिबन रईस शेख साहब को कई शादियों में भिवंडी जाना है, शायद वो हमारे दरमियान से जल्दी चले जाए, आप बैठे रहेंगे और आपके सामने हमारे जो अमायदीन है वो इजहार ख्याल करेंगे। मैं सईद खान साहब को इस स्टेज के साथ आवाज दे रहा हूँ कि तेरी मौजूदगी में बैठ जाए आप लोग प्लीज। यहाँ रुखसाना सिद्दीकी साहिबा है,
इरफान साहब हैं, फहद हैं, और बता दिया मैंने मोहम्मद जमाल साहब का और अपनी टीम का पूरा वक्तन जैसे जैसे मैं आता जाऊँगा इंशाल्लाह कुछ चेहरे जो है उनकी शनाख्त आपके सामने करवाऊंगा। अभी हम डायरेक्ट अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं क्योंकि ये सिर्फ 20 मिनट का वक्त है जिसमें 2 अहम जिंदगियों का अहाता करना है। जाहिर सी बात है आपकी अपनी जिंदगी इतनी बिखरी हुई है कि उसे 20 मिनट में नहीं समेटा जा सकता, लेकिन सईद भाई का कमाल आज देखना है हमें। मैं सईद के लिए पढ़ना चाहूंगा कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। तो ये खूबसूरत नाम आज अबू आसिम आजमी साहब के नाम, रईस साहब के नाम, और इस शाम को मजीद यादगार और खूबसूरत बनाने के लिए सईद खान साहब आपसे खिताब करेंगे। आइए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आवाज सारी तारीफें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही के लिए हैं, जो कायनात का खालिक मालिक व हाकिम है। करोड़ों दुरूद सलाम आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हम सब के सब कुछ है। साथियों, हम लोगों को ये शर्फ हासिल है कि एक शख्स को हमने शख्सियत पर से लिखा है। कम उम्री से मोहतरम जनाब अबू आसिम आजमी साहब का साथ मिला, रिश्तेदारी होने के नाते और कुर्बत मिली, क्या कोई प्रॉब्लम? और बहुत करीब से हमने आसिम भाई को देखा। साथियों, तमहीद इसलिए नहीं कह रहा कि इनकी शख्सियत से हर शख्स तारुफ रखता है, इनके शान में या इनकी जात की कामयाबी पर जितनी बातें की जाए कम होंगी। तो मैं आज इनसे रूबरू कुछ सवालात करने वाला हूँ, और आसिम भाई ये सवालात वो हैं जो आवाम ने मुझे दिए, जो कम उम्र बच्चे भी हैं जिन्होंने बम्बई के फसादात के बाद आके जुड़ी, और उसके बाद अब आपको मिल्लत की रहनुमाई करते देखते हैं, लेकिन उनको ये बात वहां से शुरू करानी चाहते हैं वो लोग जहां से मैं आपको शुरू करता हूँ। अभी फारूक सईद साहब ने जश्न बचपन मनाया, तो लोगों ने अपने बचपन की बातें की। थोड़ा सा बताइए कि आपका बचपन कहाँ गुजरा और कैसे गुजरा। हेलो, मैं आजमगढ़ के एक गांव है बारी खास, जो मैं नानिया है, वहाँ पैदा हुआ। मेरे वालिद जो है हम लोग के पैदा होने के पहले सिंगापुर में रहते थे। थोड़ा सा बड़े हम लोग हुए तो हमें आजमगढ़ शहर में ले जाया गया। हम 7 भाई 3 बहन। आजमगढ़ शहर में मैं वहाँ एक स्कूल है, इस्लामिया स्कूल, उसमें 5 तक मैंने पढ़ाई की। फिर वहाँ सबसे अच्छा स्कूल क्रिश्चियन मिशनरी का था, वेस्ली इंटर कॉलेज। मैंने वहाँ से 11th पास किया। शिबली कॉलेज में 1 साल पढ़ा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तीसरे साल छोड़कर आ गया। फिर मैंने BA कंप्लीट किया जौनपुर से। समझिए आपकी मैं अलीगढ़ में था तो 5 बहुत सा मेरा याद नहीं आ रहा मुझे, 73 में हमारे वहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर की लड़ाई चल रही थी। हम लोग आंदोलन कर रहे थे। सुबह सुबह लेटर आया कि यूनिवर्सिटी इंडिफिनिट पीरियड के लिए बंद की जा रही है, सब लोग छोड़ के जाओ। मेरे वालिद 2 साल पहले मुंबई आ चुके थे, तो मैंने सोचा मैं वालिद से मिले यहाँ। तो जिसका पैसे नहीं हो पैसे यूनिवर्सिटी से ले लो। मैंने 70 रुपये प्रोवेस्ट ऑफिस से दिया और सीधा आसाम में ट्रेन पकड़ा, दिल्ली गया। दिल्ली से चालू ट्रेन में बैठा, बॉम्बे सेंट्रल उतरा आके और मुंबई आया। मेरे वालिद, हम लोग 10 भाई बहन थे। हमारे एक भाई अबू हाकिम आजमी, मैं दोनों साथ अलीगढ़ में पढ़ते थे। हाकिम भाई की MBBS कंप्लीट हो गई थी, इंटर्नशिप कंप्लीट, हाउस जॉब कंप्लीट हो गया था, उनको आयरलैंड जाना था, और मेरे वाले अकेले काम करने वाले थे। तो अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो उनको लोगों ने कहा कि अबू आसिम को रोक लो यहाँ। तो मैं अलीगढ़ जा नहीं सका, और वो दिन आज के दिन है, बम्बई में काम कर रहा हूँ। मुंबई शहर की खास बात है कि जो मुंबई का हो जाता है मुंबई उसको नवाज देती है। मुंबई ने आपको बहुत नवाजा, और
जहाँ माशी एतबार से बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन उन्हीं अयाम में आप जो है वो बिजनेस में भी उरूज पर पहुंचे। और हम लोग देखते हैं कि उस वक्त के सारे सियासी बड़े लीडर आपके से मिलने आपके पास आने और आपसे अपॉइंटमेंट लिया करते थे। एक फेज पूरा आपका उन अयाम में गुजरा, लेकिन एक जो ट्विस्ट आया आपकी लाइफ में और जिसको मुंबई के बहुत नौजवान बच्चे कम जानते हैं कि आप अबू आजमी साहब की जिंदगी का ट्विस्ट, वो है 93 के रैक्स। उन फसादात में आसिम भाई ने जो काम किया, जो दीवानगी दिखाई, वो आज भी मिसाल के पास है। मैं चाहूंगा आसिम में 92-93 की कोई बात कोई ज्यादा दर्दनाक आज तक आपको लगती है, बताएं। देखिए, मैं 92-93 में जब फसाद हुआ, मैं उस दिन खंडाला अपने बंगले पे था। हम लोग हर सैटरडे को जाते थे। मैं खालिद भाई, मेरे जो खालिद मीठा हमारे दोस्त थे, जाते थे वहाँ क्रिकेट खेलते थे, चिटिंग बनाते थे और आते थे। लेकिन उस दिन मैं अपने बच्चों के साथ 6 दिसंबर को खंडाला में था। न्यूज़ आई कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन शुरू हो गया। मैंने जल्दी गाड़ी में बैठाया बच्चों को, बच्चों ने भागो यहाँ से फसाद की वजह। चेंबूर पहुँचते पहुँचते मुंबई चले गया। तो हम लोग गए थे थोड़ा में। उसके बाद बुखारी साहब हमारे और मिलने वाले थे। बुखारी साहब के तल्लुकात शरद पवार साहब से बहुत अच्छे थे। अमन कमेटी करती थी, अमन कमेटी के लोग हैं, दोस्त हैं। अमन कमेटी के साथ मिलकर अशरफ सिद्दीकी, मैं सब बुखारी साहब से बात किया। बॉम्बे में कर्फ्यू लग गया तो बुखारी साहब को मैंने अपने गर्ल्स होटल में एक कमरा दिया, तो वहीं से अपन काम करेंगे। बुखारी साहब गए शरद पवार जी के पास, उन्होंने हमें 10 मिलिट्री की गाड़ी दी। रोज आना मेरे घर के नीचे 10 मिलिट्री गाड़ी आती थी, खड़े हो जाती थी और हम लोग जो है जहां जहां लोग फंसे हुए थे उनको निकालने जाते। एक दिन क्या मैं बताऊं, एक दिन क्या हुआ, एक फोन आया पुलिस वालों का कि प्रतीक्षा नगर में बहुत हालत खराब है, जल्दी जाइए, लोगों को निकालिए वहां। तो हम लोगों ने एक गाड़ी लेकर भेजा कि जाओ देखो। तो गाड़ी का जो गया था ना, उसने फोन किया, साहब गाड़ी के ड्राइवर को मार दिया गया, गाड़ी चला दी गई और मैं बच के कैसे बचाऊं मुझे नहीं मालूम, आप जल्दी कीजिए, 10-15 गाड़ी लाइए, पुलिस आई, वहां बड़ी हालत खराब। तो हम लोग जो है 10 ट्रक लिए और 10 मिलिट्री की ट्रक थे और 10 खाली ट्रक लिए और पुलिस लिए। हम लोग गए थे वहाँ। अच्छा जब गए तो ऐसे ही जमीन में एक घेरा बना के कम से कम 1000-1500 लोग बैठे थे और पुलिस बैठी थी। कोई भी आता था उसमें से एक आदमी दुकान उठा लिया था, मार देता। बहुत हालत खराब। उसी में एक लेडी आई, उसने कहा मेरे साथ चलो 2 मिनट। हम झोपड़पट्टी में उसके साथ गए, उसने 5 बच्चों को लिया, हिंदू लेडी थी। वही 5 बच्चे में छिपा के रखी हूँ, उसको ले जाओ वरना मार डालेंगे लोग। तो मेरा जब हुआ, मेरा क्या होगा जाना, उसको ले जाओ। सबको जल्दी ट्रक में बिठाया। अच्छा, मेरे पास मेरी गाड़ी थी गर्ल्स होटल की, उसमें ब्रिटानिया ब्रेड भरी हुई थी। लोगों ने उस ब्रेड को, सूखी ब्रेड को ऐसे खाया कि मिनटों में पूरी ब्रेड खत्म हो गई। उसके बाद हमने गाड़ी भरी सबकी लेके निकलने लगे ना, तो चारों तरफ से लोग घेर लिया। मुसलमानों का एक ही स्थान कब्रिस्तान है, पाकिस्तान जाने नहीं देंगे। आगे उन्होंने ला करके सब ऐसे जा रहे थे ना, तो टैक्सी खड़ी है, जली है, आदमी मरा हुआ पड़ा है, गाड़ियों लोग जले हुए पड़े, कोई पुरसाने हाल नहीं था। जब गाड़ी निकली हमारे वहां से तो लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया। बुखारी साहब, मैं एक ही गाड़ी में पीछे ट्रक में थे। मैंने कहा मिलिट्री वाले से गोली मार, देखिए बुखारी साहब है ना, कल तुझे मैं इनाम दिलाऊंगा। गोली मारी, पत्थर मारा, सारा सबके सर पट रहे हैं। तो बोला नहीं, सब गोली मारना मना है, नहीं मारेंगे। हम कसम खा के बोलते हैं, हमें लगा कि आज जिंदगी का आखिरी दिन है। 1-1.5 किलोमीटर हमने कई घंटे में तय किया और उन्होंने फिर धुआं कर दिया पूरे इलाके में। गाय बैल कहाँ छोड़ दिया, गाड़ी निकल नहीं सकती। बैल किसी न किसी तरह से निकले, लाए हम लोग मुसाफिर खाने में, सबको ठहराया, गए शरद पवार के पास, उनको बताया कैसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा हमने भेजा, एक लोगों को मारा, किसी को मारा, किसी को पता नहीं क्या। ये मेरी जिंदगी का वो है जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मेरे साथ मेरे बहुत सारा विराट थे, बहुत लोग थे, यानी वो बहुत ही खतरनाक मामला था। उसमें वेल टू डू लोग, पैसे वाले लोग बेचारे अपने आई से बैठे हुए हैं 2 दिन से, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, और पुलिस कहती हम बेबस हैं, उनको संभाल नहीं पा रहे। जो बच्चे 25-30 साल के हैं, जिन्होंने ये वाकयात में देखे, सिर्फ सुने हैं, तो आज आपको आसिम आजमी साहब की गुफ्तगू से आपको अंदाजा लगा हुआ कि मुंबई शहर ने क्या देखा है। एक बात और है कि आपकी कोशिशें उसके बाद, फसादात के बाद, उम्मत को मुत्तहिद करना, मिलकर कुछ काम करने का मंसूबा बनाना, आपके गल्फ होटलों में मीटिंगों का तवील सिलसिला शुरू हुआ।
लोग नहीं समझ पाए इतना जितना हमारी इंटेलिजेंस या हमारी आईबी और वो सब समझ पाई कि ये वो शख्स है जो क़यादत कर लेगा, ये वो शख्स है जो सबको मुत्तहिद कर लेगा। सिर्फ वाहिद रीजन है कि आपको एक फॉल्स केस में बम ब्लास्ट में डाला गया। आप बम ब्लास्ट के केस में सिर्फ इसलिए डाले गए कि मुस्लिम कम्युनिटी को बॉम्बे में कोई ऐसा लीडर ना मिल जाए जिसका नाम अबू आसिम हो और जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी रखता। तो आपने जो 7 अय्याम जेल में गुजारे, उसके कोई दर्दनाक वाकया कैसे वो गुजरे, थोड़ा सा वो दिन भी हम लोग आपको जानना चाहिए। एक्चुअल जब यहाँ लोग भाग रहे थे ना, बम ब्लास्ट में जितने वांटेड थे भाग रहे थे, मैं 12 मार्च को सऊदी में था, जिद्दा में था। और यहाँ ब्लास्ट हुआ तो हमारी क्या हो गया सुनते हम लोग, यहाँ भी फट गया, यहाँ भी फट गया। मेरी ऑफिस है स्टॉक एक्सचेंज के पास, उसके बगल में फट गया, यहाँ 12 सुन रहे हैं क्या हुआ। उसके बाद मैं आ गया और मैंने अपने बच्चों को लिया, कई लोगों को लिया, जितनी ईदी मिली थी सब लिए हम लोगों ने। शरद ख्वाजा जी के पास गए, साहब जो बम ब्लास्ट में घायल हुए उनके लिए हमारी तरफ से इन बच्चों को जितनी ईदी पैसा मिला सब आपको दे रहे हैं। आज भी उसकी रसीदें मेरे पास मौजूद है। 6 महीने बाद फिर मैं, मेरे पासपोर्ट में सऊदी का, दुबई का वीजा लगा रहता था। मेरा बिजनेस रिक्रूटमेंट का एक्सपोर्ट का मैं जाता रहता था। मैं दुबई सऊदी में था तो फोन आया कि मेरे स्टाफ को पुलिस उठा रही थी। तो मैंने फोन किया, क्यों उठाएगी भाई? बोले कि बम ब्लास्ट वाले दिमाग खराब है, बम ब्लास्ट हमारा क्या नाम है? तो मैं बोला, मैंने जावेद खान को फोन किया कि आप बोलिए, मैं क्योंकि किसी मेरे एक आदमी को हाथ लगाना नहीं चाहिए। मैं आता हूँ, क्या पूछना मुझसे पूछूँ, मैं मालिक हूँ कंपनी का। मैं आया सीधा और जावेद खान साहब को मेरी बीवी ने बोला खाना खा के जाओ। मैंने कहा अभी आगे खाना खा। जावेद खान बोला मेरे साथ चलिए आप। वो आए मेरे साथ एमएनसी के पास। मेरे ऊपर जो क्लेम था फाइनेंस का, मैंने उनको अपनी अकाउंट बुक दिया। वो अकाउंट बुक 1 जनवरी से लेकर 20 सितंबर तक की बुक, इसमें 5-6 करोड़ रुपया 2 नंबर का लिखा हुआ था। मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है। जिसका कोई अकाउंट नहीं था वो बुक मैंने दे दिया, देख लो इसमें ये पैसा आया गया। तो उसने माफ किया, मेरा पासपोर्ट दिया, भाई बैठो। जावेद खान बोला जाओ आप, मैं अभी स्टेटमेंट लेकर छोड़ देता हूँ। वो चले गए, मेरे हाथ में स्टोरी डाल जेल लॉकअप पे डाल दिया। और जब हमने दूसरे दिन कोर्ट में आया तो उसने कहा कि जो है दूसरे दिन कोर्ट में गए, मैंने कहा साहब जो हमारे हम पे इल्ज़ाम है, हमारी बुक लाइए, हम सबसे प्रूव कर देंगे। तो एक दिन तारीख मिली, दूसरे दिन एक पुलिस ऑफिसर आया कोर्ट में, उसने कहा कोई बुक नहीं दिया है, कोई पासपोर्ट नहीं दिया, झूठ बोलते हैं। मैंने दिया था। तो मेरे घर वालों ने उस ऑफिसर को पैसे देकर, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, पैसे देकर 2.5 लाख रुपये उस बुक की कॉपी ले लिया और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया। जज ने कहा ये बुक फोटोकॉपी नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद मैं 1 साल जेल में रहा। और वो बुक लेकर के इनकम टैक्स वाले जेल में रोज आते थे मुझे पूछने, ये एंट्री बताओ, ये एंट्री वाला सारे कुछ नहीं बताऊंगा, तुम जो करना कर लो, छूटोगा तो बताओ। जब छूटा तो मैंने बताया एंट्री। जेल के कुछ दिनों में क्या कैसा गुजरा? नहीं जेल में तो बहुत शेर की तरह रहते सब लोग, किसी हिम्मत आप हैं शेर? सब डरते थे लोगों से। ये सब बम ब्लास्ट के आरोपी हैं। रोज एक कपड़ा कैसे आता था, पानी आ रहा था। नहीं क्या हुआ, क्यों किसा बताऊं क्या? नहीं क्या हुआ कि दूध आता था घर से। रिकॉर्ड हो रहा है तो सब नहीं बोलिए लड़के का नाम क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। बोले दीजिए ना, तो गलत थोड़ा बोल रहा हूँ। ये शेर है। जेल में था तो अपना क्या हुआ कि मगरिब पहले खाना खा लो, पहले भूख लगती थी यार, रात को खाने नहीं मिल रहा है। मगरिब पहले खाओ, बाद में सुबह मिलेगी चाय। और चाय जो मिलती थी ना, तो सुबह 5 बजे दरवाजा खुलता था, सब भागते थे लोग। मेरे गाँव बोलते चिड़िया चुलो, ऐसा लगता चिड़िया चुलो, भागो भागो चाय। तो मुझे डॉक्टर बोला मुझे मैं तुमको दूध अलाउ कर, तो अलाउ कर घर में दूध आता था। एक बार अम्मा खाना भेजती थी, एक बार बीवी खाना भेजती थी। एक अम्मा खाता था तो बीवी खाता था। पुलिस वाले सब खाते थे भाई, इनको रिकॉर्ड में पैसा लेते थे, चिट्ठी ला के देते थे मुझे अंदर। 11 बजे मैं छापता था, अब आएगा चिट्ठी, अब आएगी चिट्ठी, अब आएगी चिट्ठी। अम्मा क्या आती थी शाम को, बीवी क्या हुआ एक दिन वो जब हम लोग खाना खाते थे गेट के पास, तो खाना अंदर नहीं ले जा सकता, वहीं खाइए छोड़िए। तो एक दिन मैं दूध की चिट्ठी भूल गया। हम लोग बात खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो मैं चिट्ठी लिखा हूँ, तो बोला कनी भाई अरे मतलब मैं दूध नहीं चलाऊँ, कोई बात नहीं चलो। अब जो दूध यहाँ लेके यहाँ छुपा के रखा उसने, एक पुलिस वाला बहुत गंभीर है, देख लिया, मैं जाके पकड़ा उसको।
तो छोड़ो बोले क्या है दूध चिट्ठी है ना, बोला चल चुप रहो। मैंने कहा मार दिया उसको, मार दिया तो सर सीढ़ी मार दी, सब जेल में अंदर चले गए और मैं अकेला और 50 पुलिस वाले। अब मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं दरवाजे जाऊंगा एमए उसके पास, जेलर के पास, चल बैठ कर, मैं जा भी नहीं सकता हूँ। और वो सीटी मारते हैं ना, ऐसा मारते पुलिस वाले, ऐसा मारते हैं ना कि एक आदमी पर 50 लोग मारते हैं। मुझे मारे तो नहीं, लेकिन मारने वाले थे। कहता जेलर आ गया, क्या है सर जी देखिए, बोला आपने क्यों इसको मारा? बोला सर ये जो है सब डांट रहे हैं। बोले क्या है आप? बोला मैं क्या हूँ, बाहर है कुछ क्या कुछ आने हो। बोले माफी मांगो इससे, और दूध खाओ भी नहीं समझ माफी मांगो। मैंने क्या करूँ, और दूध साफ गिर रहा है। एक लड़का आया, सब लड़के जेल से ठाक रहे थे क्या होने वाला है। एक लड़का सुबह आया, बोला भाई मेरी जमानत करा दो, मैं ठीक कर लूँगा। मैं क्या करें? बोले भाई बस मेरी 5 दिन जमानत करा दो बस। मैंने करा दिया। 5 दिन के बाद, 8 दिन के बाद देखता हूँ, 8-15 दिन के बाद वो पुलिस वाले को किसी ने बहुत चाकू मारा उसको, वो खून हो गया एकदम। सब उतरते थे वहाँ पे, वो शीशा है ना रस्ते के पास, महालक्ष्मी उतरते थे पुलिस वाले। तो लड़के ने जाके मारा उसको। तुमको नहीं मारा? कौन मारा? 15 दिन बाद लड़का फिर जेल में आ गया। बोला भाई मैंने मारा ना उसको। मेरा तो फिर कैसे जेल में आया? मैंने मोटरसाइकिल छोड़ में आया, कोई फिक्र नहीं, मेरा पैसा मैं चला जाऊंगा। आप कैरिस्मेटिक हैं, आपका असर हर जगह लुक वाइज भी और वैसे भी जो है लोग का असर आ जाता है। इस वाकयात के बाद सियासत की तरफ आपका रुख होता है। कहा जाता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज द रूट ऑफ ऑल एम्पावरमेंट। आज का जो जमाना ऐसा है, तो आपने सियासत की तरफ उसके बाद किस वजूहात की बुनियाद पर रुख किया? आपके बहनोई जो ना कादिर भाई जी, कादिर भाई ने चिट्ठी लिखा, आसिम भाई हरम में एक साहब दुआ कर रहे थे आपके लिए, तो थोड़ी दूर दूसरा आदमी भी दुआ कर रहा था आपके लिए। और लोग कहते हैं कि जब आदमी परेशान होता है तो साहब भी साथ छोड़ देता है, लेकिन आपके केस में आप परेशान है, जो नहीं जानता हो भी आपके दुआ कर रहा है। और आपको निकल के जेल से कुछ करना पड़ेगा कौम के लिए। मतलब क्या बोल रहे हैं यार ये, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ? जब मेरी जमानत हुई, जब बाहर निकला तो इतने आदमी मुझे लेने के लिए आए। मतलब क्या है यार, मतलब जेल में तो कुछ देखना नहीं बाहर। तो पुलिस ने फिर पकड़ के अंदर डाल दिया, फिर गाड़ी मंगाया पुलिस ने, अंदर बैठाया, फिर घर ला के छोड़ा। तो मैंने सोचा कि ऐसे से कुछ फायदा है। इतना कुछ करने के बाद, बेकसूर होने के बाद, मेरे वालिद बोलते थे कि जितना पैसा सब ले लो, मैं फिर वापस चले जाऊंगा आजमगढ़ बच्चों को लेकर, लेकिन मेरे लड़के को छोड़ दो। जितने पढ़े वकील सब कर दिए। तो जब छूटा जमानत में छूटा, तो मैंने सोचा कुछ करना पड़ेगा, क्या करें। लड़ाई जुल्म किसने किया था? कांग्रेस पार्टी, उन्हीं की सरकार। वो अपना रेलवे मिनिस्टर थे वहाँ बेंगलोर वाले, क्या नाम था? जाफर साहब। बेचारे उनके बाद लोग गए, दिलीप कुमार गए उनके पास। दिलीप कुमार 1 घंटे तक क्राइम ईरान में आके बैठे। दिलीप कुमार शरद पवार जी के पास गए, कहा नहीं इनको तो फांसी होगी, ये तो जो है दाऊद के मेन आदमी है, और ये जो है ये है वो है। अरे कोई लेना था नहीं छोड़ा किसी। तो मैंने सोचा सियासत करना चाहिए, तो किसको करें सियासत? तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि एक यूपी में मुलायम सिंह यादव है, तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों में हुकूमत आ गई है, मुसलमान बड़े शान से यूपी में रहता है, किसी की हिम्मत कुछ नहीं है। बोला पकड़ो मुलायम सिंह यादव। कैसे पकड़ेंगे? तो अमन कमेटी में एक साहब आते थे, जो मुलायम सिंह, जो राज बब्बर की बीवी का वो लिखते थे ड्रामा, नसीम भाई, उन्होंने कहा मेरी पहचान है। उन्होंने कहा बात करो उनसे। बात किया तो लोग मिलने आ गए। मैंने कहा मुलायम सिंह की पार्टी खड़ी करना है, तो बोले आपसे बात कराता हूँ। मैंने कहा आप क्यों नहीं करते यहाँ पे? बोले हमारे पास यहाँ कोई लोग अच्छे नहीं है। तो मुलायम सिंह बात हुई, मैंने कहा आइए आप मुंबई आता हूँ। मुलायम सिंह मुंबई आ गए। मुलायम सिंह में हम लोगों ने मीटिंग किया बहुत बड़ी। तो मुझे कहा तुमको भाषण करना पड़ा, कोई सवाल ही नहीं भाषण करने का, आप जब छोड़ बोले 3 लाइन बोलना पड़ेगा कि आप आए, बड़ा शुक्रिया आपका, पब्लिक आई शुक्रिया। नहीं होगा नहीं इसका, थोड़ा करना ही पड़ेगा। तो मैं पसीना क्या करूँ, फंस गया। तो बोला इतना भाषण, पूरा हाथ कांप रहा था मेरा। वो दिन आज के दिन। खैर पूरा तवील सफर, आप उस दिन से लेकर आज तक एक परफॉर्मेंस का है, एक रिजल्ट ओरिएंटेशन का है। अभी मैं जब शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी की, आप कायरत करते थे, और हम लोगों ने उसके वो उरूज देखे कि 22 कॉर्पोरेटर, 4 MLA, 1 MLC, हम लोग 2 MP के इलेक्शन 2 MP के 153 वोट और चंद हजार वोट से हारे। समाजवादी पार्टी
खतरा देके गए। इस पे आ जाइए, एक बार पुश करके देखिए। थोड़ा सा बैटिंग जो है ना, खैर मैं अपना सवाल रिपीट करता हूँ भाई कि समाजवादी पार्टी का वो उरूज कि 22 कॉर्पोरेटर 4 आसिफ भाई थोड़ी सी क्लियर पॉलिटिकल बात, इस पूरे ट्रैक में जहां आप बात कर रहे हैं, आपने अपना प्योर वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट किया, उसका कितना? मैंने शिफ्ट, आप जब अलायंस में गए आपका वोट बैंक बहुत नुकसान हुआ ना। हम जिसके खिलाफ बोलते थे, करते थे, अभी क्या होता है ना कि हम लोग एक हवा बना कर रखते हैं ना, बीजेपी जीत ना जाए, शिवसेना जीत ना जाए, तो लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो हार गए लोग। अब हमारे पास तो भी लोग हटते रहे, अगर सब मजबूत रहते तो जिस तरह से 22 सीटें जो हम लोग आए थे, हम लोग और सीटें चुन जाते, लेकिन लोग धीरे धीरे हटते गए ना। एक इलेक्शन टूरिज्म की पार्टी मुंबई आती है और चली जाती है, उसका कोई यहाँ ना नुमाइंदा बचता है, वो तकरीरें करती है और चली जाती है। आपका जाती एक प्योर वोट बैंक है, आपका जाती, मुझे नहीं पता आप कितने एनालिटिकल इस मामले में, उसके एक एग्जांपल मैं रईस कासिम शेख से देना शुरू करूंगा कि आपने रईस भाई को गोवंडी में लाए और प्योर अपने वोट बैंक से शख्स को जो आप कॉर्पोरेटर बनाते हैं, आपका वोट बैंक, फिर आप रईस कासिम शेख साहब को उनकी काम और काबिलियत को देखकर मदनपुरा लाते हैं, मदनपुरे में उनकी गोवंडी की लेगेसी और आपका वोट बैंक दोनों जिताता है, फिर दोनों जगह का काम गोवंडी और मदनपुरा का रईस कासिम शेख को गोवंडी ले जाता है, काम और आपका वोट बैंक दोनों उनको फिर एमएलए बनाता है। हमारा ये एक अंदाजा है कि पूरे बम्बई के तमाम वार्ड में आपका एक वोट बैंक है, उस वोट बैंक को कैश करने के लिए आप बीएमसी इलेक्शन में क्या करें? मैं बेचारा बन जाता हूँ। आसिफ भाई अच्छे तो हैं, लेकिन बेचारे जीतेंगे नहीं, इसलिए वोट किसी और को दे दो, समझे आपने? सब लोग साथ रहेंगे तो जीत सकते हैं, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, कितना भी बात हो, कुछ भी हो। दूसरी बात है ना, हम लीडर नहीं है, हम एमएलए हैं। अभी कलम खत्म हो जाता तो हमारी हैसियत खत्म। अंदोले साहब लीडर नहीं थे, लीडर कौन है? बाल ठाकरे। लीडर उसे बोलते हैं जिसके फॉलोअर हो। एमएलए को तो ये एमएलए का नया पता ये होना चाहिए, एमएलए का डिक्शनरी में एमएलए का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, समझे आपने? लीडर नहीं। एमएलए अपने आप को लीडर समझता है, अपने आप को एमपी समझता है, एमपी अपने आप को लीडर समझता है। लीडर क्या मतलब हो गया? जब तक आप हैं, बैठे आप हैं, और जब जिस दिन आप हार गए सर, आप पूछते नहीं, आपको पूछता नहीं, आप भी कुछ करते नहीं। तो लीडर उसे कहते हैं बाल ठाकरे जैसे लोग, जो कभी लड़ा नहीं है, जो एक कार्टूनिस्ट था 1966 में, और बाल ठाकरे ने कितने एमपी बनाए, सबको अपने घर बुलाया, सबको झुकाया, लेकिन किसी को हमें झुका नहीं, उसको लीडर बोलते हैं। हमारे पास कोई लीडर नहीं, हमारे पास सिर्फ एमएलए एमपी, दैट इज नॉट लीडर। लेकिन खिला कैसे पूरा होगा? अगर ये वैक्यूम है, क्या प्रोसेस होगा? एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात। जिन पार्टियों से हम अलायंस करते हैं, और अलायंस के वो सेकुलर कहते हैं, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, हत्ता कि यूबीटी हो, और वो कहीं भी हमको मुस्लिम मसाइल में वो आवाज बनकर नहीं उभरते जो होनी चाहिए। तो ये हम जब उनकी मजबूती का काम करते हैं तो हम भी थोड़ा सा गलत नहीं हो जाते? गलत हो जाते, मजबूरी करें क्या? हम कर क्या सकते हैं? हम अकेले चुन जा नहीं सकते, हम अलायंस करते हैं। एक तरफ समुद्र है, एक तरफ खाई है, तो समुद्र में मरने से अच्छा सारा खाई में जाके मरे, क्या करें? कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। आपको याद होगा कि दिल्ली में जब ओखला के अंदर वो हुआ था, आजमगढ़ के कितने बच्चे पढ़ते थे वहां पर, सिर्फ एक ही डिमांड थी सबकी कि भाई वहां पे सीबीआई इंक्वायरी करवा दो। कांग्रेस ने आज तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं कराई, बटला हाउस में क्या किया आज तक कांग्रेस ने? आज इन लोगों ने कहा कि 5% रिजर्वेशन देंगे, अनाउंस हुआ, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस एनसीपी दोनों ने कहा। उसके बाद कांग्रेस बीजेपी सरकार आई, तो ये लोग चिल्लाते रहे बीजेपी से कि तो जो 5% रिजर्वेशन दो, और जब चली गई कांग्रेस सरकार आ गई, तो जब हम खड़े होते थे तो कांग्रेस वाले बोलते थे मत बोलो पोलराइजेशन हो जाएगा, आप मत मांग करो। आप फिर कहते हैं बीजेपी सरकार में कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दोगले ये लोग, और जाए कहां? एक सवाल इसी से जुड़कर कि जब आप इलेक्शन में ज्यादा सीटें लड़ाने की गुफ्तगू करते हैं
तो उलमा कराम, दानिशवरान सब आपके पास आके कहते हैं कि नहीं सेट हो जाओ, कुछ सीटें लड़ो, ज्यादा मत लड़ो। और फिर यही लोग उधर जाके क्यों नहीं कहते कि नहीं ज्यादा सीटें दो, सपा को ज्यादा सीटें दो, ये मुस्लिम आवाज है, ये मुसलमानों के लिए बोलती है। तो ये डुअल पे आपको क्या लगता है? एक तरफ आपको कहा जाता है कि नहीं कम लड़ो, और वहां जाके यही लोग नहीं कहते कि नहीं हक दो, ये इनका हक बनता है। अब मैं इनके बारे में गलत बात नहीं बोलना चाहता हूँ। जितने सब बैठे एक साथ हो जाएंगे ना तो मामला बदल जाएगा। अच्छा सिंह भाई, मैं ये भी वादा करता हूँ, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आज भी बोलो, मैं आज वादा करता हूँ, मैं कौम के लिए काम करने को तैयार हूँ बिना इलेक्शन लड़े हुए। जो बोलो लेकिन सब इकट्ठा होना चाहिए। क्या बिना पैसे इलेक्शन लड़ा जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने काम अच्छा किया है, लोग जानते हैं आपको। आप आइए आजमगढ़ में आलम बदी आजमी साहब हैं, हम लोग के रिश्तेदार हैं। वो जब पहला इलेक्शन लड़ा थे मैंने 25,000 भेजा था उसको, तो उन्होंने शाम को ला के वापस कर दिया। पैसा क्यों भेजा? मैंने कहा इलेक्शन लड़ रहे हैं ना इसलिए भेजा। उन्होंने मेरी 3 झंडा भेज दो, मैं लड़ लूंगा इलेक्शन। आज के लोग लोभी हो गए, लालची हो गए। आज का कोई करता जो है बिना पैसे काम करने को तैयार। पैसा चाहिए सबको। और अब माफ करना, बुरा नहीं मानना कोई आदमी। कोई मदरसे में काम हुआ ना तो बोले एमएलए से मांग रहा पैसा, शादी हो गई एमएलए से मांग के लाओ। अभी उस दिन हमारे ऑफिस में एक औरत आई पैसा मांगने, स्टाफ ने बोला नहीं आज से मैं नहीं, पैसे नहीं यहाँ पे। बोले बंद करो ऑफिस, क्या ऑफिस खोल कर रखते हो, पैसा दो। तो ये कोई कार्यकर्ता बिना पैसे के काम करने को तैयार नहीं है। और हमारे जो है CBI और जो है हमारी इंडिया सब सोई हुई है। इलेक्शन 40 लाख में हो जाता है। माशाअल्लाह हमारा एमएलए का इलेक्शन 40 लाख में होता है। मुझे एमएलए कितना खर्चा करता है? इस बार सबकी निगाहें आप पर BMC इलेक्शन पर है, कितनी सीटें लड़ाने जा रहे हैं? आप सब लोग साथ आइए तो 150 सीट लो। फिर वही प्रेशर आएगा, कांग्रेस से अलायंस कर लो, इतनी सीटें मान जाओ, जाने दो, अब कांग्रेस सेकुलर हो जाएगी, तब क्या करेंगे? प्रेशर ये लोग नहीं देंगे तो मैं देता क्या किसी से? ये बैठे हैं अपने हाजिर साहब, ये लोग सब साथ हैं, कश्मीरी साहब साथ हैं, तो कोई प्रेशर नहीं लाना मेरे पास है। जो होगा देखा जाएगा, एक बार मैदान उतरते हैं और क्या। और एक कमेटी बनाइए। ये देखिए मैं लालची आदमी हूं, मैं लालची इसलिए मैं चाहता हूँ अपने कौम का कुछ काम अच्छा। अगर सब साथ हो जाए, बनाइए एक कलेक्टिव लीडरशिप पैदा कीजिए। किसी एक आदमी के नहीं 10 आदमी की कमेटी बनाइए। क्या होना चाहिए? आप जितने एमएलए से चुन के भेजते हैं, क्या उनको बुला के आप बुला सकते हैं? आप उनसे सवाल कर सकते हैं? आप इलेक्शन में काम किया आपने, उसके बाद भूल जाओ उनको। आप जब बुलाएंगे आपको ना, आप उनको बुलाएंगे ना तो कहेंगे हम क्यों जाए उनके पास, कौन है वो? अपना एमएलए बनाइए, आधी रात को बुलाइए उनको, उनसे बात कीजिए, उनको काम करवाइए, उनसे इकट्ठा हुई तब तो काम होगा। ये जो आपका टारगेट है, हम लोगों ने राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा देखी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका काफी इम्पैक्ट रहा जब वो 1-to-1 कनेक्टिविटी में आए। तो आप ऐसा कोई प्लान कर सकते हैं कि बंबई शहर में एक ऐसी यात्रा जो है हम लोग निकालें, और आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक कांटेक्ट में, जिस तरह राहुल गांधी आए थे? एक कमेटी बनाइए, जो कहेंगे सब करेंगे। मिली खिदमत करते करते या धन्यवाद साहब, हंस रहे हैं आप? नहीं, हम लोग जो है ना, माफ कीजिएगा, आपने किया है, हैं? हमेशा आपने किया है, पाइंदा भी उम्मीद आपसे नहीं करूँगा। जब से ऐसा है ना कि हमारे लोग चले गए मुख्यमंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री साहब ने चाय पिला दिया, बैठा के बात कर दिया, तो उसके हो गए। मुख्यमंत्री साहब तुम्हारे लिए अच्छे हो गए, तुम्हारी कम्युनिटी के अच्छे नहीं है, तो कम से कम अपना काम करा लो। हम जाते हैं, हमको जाना है, लेकिन आपके काम करने से आप कम्युनिटी को, आप जो है उसकी तरफ रागिब होकर के अपने वोट बैंक को जरूरत दबाइए। आपके लिए अच्छे हैं लेकिन आपकी कम्युनिटी के लिए अच्छे नहीं है ना। क्या हो रहा है देख लीजिए, बहुत सारे लोग बीजेपी वोट दे रहे हैं। अरे साहब मेरा काम कर दिया, मेरी सड़क बना दिया, उसने कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। और जो लोग सिर्फ वोट काटने खड़े होते हैं, मालूम है कोई 100 लेवल वोट देता है, कोई 200 लेता है, कोई 500 लेता है, कोई 1000 वोट लेता है, इससे जो है वोट बढ़ जाता है और वो चुन के आ जाते हैं। और ये सब के सब पैसे फिरका परस्त पार्टियों से लेते हैं और आकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं, बाद में बीजेपी को खुश कर देते हैं कि भाई आप लोगों ने काम कर दिया, 5-10 लाख लिए, 5 लाख लग लेते हैं, 5 लाख खर्चा कर देते हैं। ये हो रहा है, इसमें कहाँ कोई काम करता है? सबको राइट है
इलेक्शन लड़ने का, लेकिन कौम का सवाल इसकी वजह से हो रहा है, तो कम से कम उस पर कहीं ना कहीं दबाव होना चाहिए, या आम पब्लिक को खड़े होकर के ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। चंद 2-3 सवाल। मिली समाजी सियासी जिंदगी में घर को कितना खोया? घर रोज घर में झगड़ा होता है, बच्चे कब जवान हुए नहीं याद मुझे, पैर सूझ जाए काम करना है। तो ये हालत है कि अपनी कोई जिंदगी नहीं है। मेरे बच्चे 4 दिन से पीछे पड़े हैं कि 3 दिन टाइम दे दो, मैं रोज अवॉइड कर रहा हूँ। मेरी बच्ची गई पंचगनी, आपको आ जाइए कल, आ जाइए, वरना नहीं आता बेटा, नहीं आता, टाइम नहीं है, कैसे आ जाए? तो घर तो कोई जिंदगी नहीं, कमिटमेंट बहुत है, एक तरफ बिजनेस, एक तरफ पॉलिटिक्स। पसंदीदा खाना? मैं गांव का आदमी हूँ, किसान, मुझे 2 मिल दाल रोटी खाकर मस्त रहता हूँ। बढ़िया है भाई, प्याजो हो चाहिए। मुझे आप 1 लाख रुपए के रूम में सुला दीजिए या मुझे फुटपाथ सुला दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जाते हैं अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। मुलायम सिंह यादव के सामने आप 3 अल्फाज नहीं बोल पाए। जब मुलायम सिंह यादव ने आपको कहा कि 3 जुमले कह दो पहली प्रोग्राम में, और अब आप जोरदार तकरीर करते हैं, क्या कहते हैं? ये ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। दिल के बहलाने को अक्सर पी लिया करता था मैं मतलब शराब। दिल के बहलाने को अक्सर पी लिया करता था मैं, क्या खबर थी मैं मेरी जिंदगी बन जाए। शौरा हजरात खतरा महसूस कर रहे हैं, इतने अशार आप बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है लिख के बोल रहे हैं। तो ये जो तकरीर का फन है, आपने इतना तेजी से हासिल किया, वो कमाल। क्योंकि हम पहली तकरीर से लेकर हम लोग आखिर तक आपको देखते रहे, और लेकिन एक चीज है आसिफ भाई आपकी तकरीर में, कि हर गुफ्तगू में मिन्नत का दर्द है। आपसे किसी भी उन्वान पे बात करें, कोई भी तकरीर आप कर रहे हो, कोई भी कहीं भी गए हो, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल का जाते हैं करने, लेकिन तकरीर मिल्लत के दर्द की कर देते हैं। तो ये आपने जो है, ये जो तड़प है, आपके लिए कह दूं कि ये उम्मत और ये मिल्लत महसूस करती है। यकीन जानिए, आज का यूथ भी ये महसूस करता है। गली गली में आम जुमला लोग कहते हैं, अगर कोई बोलता है तो अगवा से बोलता है। जोरदार तालियां इस बात, ये क्लियर वाकई परफॉर्मेंस छोड़ दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, ये जुमला लोग जरूर कहते हैं कि अगर कोई मुसलमानों के लिए बोलता है तो अगवा से। एक और आखिरी सवाल कि करुणानिधि का लड़का स्टालिन हो गया, मुलायम का लड़का मुलायम अखिलेश हो गया, ऐसी पूरी एक लेगेसी है। हम आपकी लेगेसी अबू फरहान आजमी को कब देखेंगे? नौजवान पूछते हैं मुझसे, मुझे खुद नहीं मालूम, क्योंकि बच्चे जो है ना, सुबह सवेरे उठना चाहिए, लोगों को फोन आता है और उन्हें गटर सड़क में फंसा कर रख दिया गया है। ये गटर बह रही है, सड़क खराब है, ये जो है यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों में। और वो हमारे बच्चे जो है ना, अभी आदी नहीं हुए इसके, पहले उसकी प्रैक्टिस करें तो आए। नहीं, अगर आप फरहान आदमी साहब की ट्वीट देखें तो बिलखुसूस फिलिस्तीन को लेकर जो दर्द कर्ब और बेचैनी उनमें पाई जाती है, तो समझ में आता है कि नहीं, मिल्लत के सही बहुत दर्द है, बहुत बेचैनी है। तो ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा पुशअप करके, पॉलिश करके, या आसूफ भाई के अंडर ट्रेनिंग देके? कोई जरूरी नहीं घर का आदमी है, कोई अच्छे कोई भी आदमी आ सकते हैं, उसमें क्या जरूरी, कोई क्या। इट्स योर स्पिरिट सर, जोरदार तालियां स्पिरिट के लिए दीजिए। आखिरी चंद जुमले। मैंने मेरे घर के, मेरे फैमिली किसी आदमी पॉलिटिक्स में नहीं रहा है, मैं तो मजबूरन पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है इसका, लेकिन जरूरी है, क्या कर रहा हूँ। आखिरी चंद जुमले, उन्वान दिल की बात, जो कहना चाहिए। दिल की बात यही है कि कब तक ऐसे रखते रहेंगे यार। आप सब लोग जरा सोचिए इस बारे में। हम लोग को अपनी एक मजबूती बनाना चाहिए, जिसकी जो मर्जी वो भी करा जाता है। तो नारा गाने का लड़का बोलता है मस्जिद में घुस के मारूंगा, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है नासेबा बातें की जाती हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। हमारे जो है, अगर शिवाजी महाराज का पुतला टूटता है तो सारे एमएलए भागते हैं, सारे मुसलमान भागते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ कुछ हादसा होता है, कोई मदद करने को तैयार नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इसके ऊपर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और कोई एक ऐसी स्कीम बनाना चाहिए ताकि हम भी इज्जत आबरू के साथ महाराष्ट्र में रह सकें।
साथियों, अब इस्तकबालिया होगा दोनों हजरात का। प्रोग्राम जारी रहेगा। इस्तकबालिया के बाद हमारे मौजूद शुरा मौजूद पैमाना ने तशरीफ लाए हैं, वो भी अपने इजहार ख्याल करेंगे। मैं कसम इमाम साहब से कहूँगा कि वो तरतीब आगे बढ़ाएं। ऐसा है कि अभी माहौल बना हुआ है तो हाँ यही ठीक है, ठीक है। ऐसा है कि एक बार डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी और अब वासिम आजमी साहब इलेक्शन का जमाना था, डॉक्टरों के साथ बैठे थे। अचानक आपकी आंखों में कुछ तकलीफ हुई तो उन्होंने, अभी भी है कह रहे हैं, तो उन्होंने आंख मलते हुए कहा कि आप बहुत तकलीफ हो रही। तो डॉक्टर ने कहा कोई दवा नहीं। बोले आप बताओ कोई दवा। मैंने तो कई दवा ली लेकिन आंखें कभी ठीक नहीं। जैसे ही मेरा नंबर आया मैंने कहा आसिम भाई अपनी आंखों में ये पानी हमेशा रखिए क्योंकि इसमें हिंदुस्तान का मुसलमान अपना मुस्तकबिल लेकर आए। तो बहुत सारी बातें हम मुबारकबाद देते हैं अब आसिम आजमी साहब को। इनकी बेबाकी और इनकी सच्चाई जो है वो यकीनन तारीफ के काबिल है। आइए अब हमारे दूसरे मेहमान रईस कासिम शेख साहब यहाँ से बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अब्दुल वासिम आजमी साहब, इस्लाम जिमखाना के सदर यूसुफ अफगानी साहब, तमाम मौजूद शख्सियात, मैं नाम लेने से परहेज कर रहा हूँ क्योंकि इतने सारे चेहरे जो बहुत ही मौजूद हैं वो यहाँ पर है। मैं यूसुफ भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि साउथ मुंबई की इतनी क्रीम क्राउड को आपने बुलाकर हम लोगों को बात रखने का मौका दिया और आसिम भाई ने अपनी दिल की बातें कही और वक्त और हालात यही कह रहे हैं कि हम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 28-30 साल का वो आपके सामने है। यूसुफ भाई खुद जो है समाजवादी के को बनाने में बहुत आगे रहे। आसिम भाई की कुर्बानियां भी हम लोगों को पता है और आगे जो चैलेंजेस है वो भी हमको पता है। मुझे लगता है कि कोई और रास्ता तो दिखता नहीं। तमाम पार्टियों का आपने आजमा लिया, पिछला महाविकास अघाड़ी का एक्सपीरियंस भी आपने ले लिया। हमने हमारे मोहल्लों में शिवसेना की मशाल लेके हम घूमे, लेकिन इलेक्शन के बाद जो रुख है वो आप देख रहे हैं। बीजेपी की तो बात बहुत दूर की है, कांग्रेस का हाल भी आप जानते हैं, लेकिन आने वाला जो इलेक्शन है वो एक बहुत बड़ा मौका है। क्योंकि अगर हम लोग आज से 25 साल पहले 22 सीट ला सकते तो अभी 50 सीट लाने में कोई दुश्वारी नहीं है। वही लोग हैं जिन्होंने तब कमाल किया था, अब भी कमाल कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आसिम भाई की बात को संजीदगी से लेकर एक आगे का राय अमल बनाएंगे। और साउथ मुंबई ऐसी जगह है कि यहीं से आवाजें निकलती है और सुनी भी जाती है। अगर हम लोग संजीदगी से इस इलेक्शन को ले लेंगे तो फिर वही बाहर आपको देखने मिलेगी, आपको लोग देखने मिलेंगे, नए नाम देखने मिलेंगे। छोटा इलेक्शन है लेकिन इसको बहुत संजीदगी से लेना पड़ेगा। पिछले 10 साल मैं भी कॉर्पोरेशन में रहा, हमने देखा कि इस तरह से वंदे मातरम लाया जाता था, हमने देखा किस तरह से चीजें लाई जाती थी और हर बार हर दिन लड़ना पड़ता था। हमारे मसाइल, हमारे चाहे वो देवनार हो चाहे कोई भी चीज हो, हमारी जिंदगी को छूने वाली चीज है तो कॉर्पोरेशन। और इस बात का क्रेडिट आसिम भाई को और समाजवादी पार्टी को जाता है कि जो सबसे बड़ी वहां पे पंचायत होती है या जिसको ग्रुप लीडर बोलते हैं, वहां हमेशा एक मुसलमान नुमाइंदा रहा है और कम से कम वहां रहकर उस शख्स ने अपनी ताकत, यूसुफ भाई खुद भी रहे हैं, शहर के फैसले जो होते हैं, क्योंकि ये शहर पूरे हिंदुस्तान में एक नायाब शहर, एक अलग पहचान है इसकी, वहां पे हमारी आवाज पहुंचती है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे समाजवादी पार्टी का और फिर एक बार कॉर्पोरेशन में बड़ी ताकत के साथ हमारी पार्टी जाएगी और जाकर करती कि आपके जाकर वो है आप ही की बात करने वाली, आप ही की बात रखने वाली है, आप ही के मसाइल पे बात करने वाली है। और इस वक्त और भी ज्यादा जरूरी है कि आपकी आवाज वहां पे रहे। तो जो बातें आसिम भाई ने की है, आप सब उसको गौर फिक्र से
लेंगे और आने वाले चुनाव में हमारा साथ देंगे। और मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी फिर बड़ी ताकत के साथ कॉर्पोरेशन में जाएगी। मैं एक बार फिर तहे दिल से यूसुफ भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी मजबूरी है कि मेरा जो कंस्टिट्यूंसी यहाँ से 2 घंटा दूर है और ऐसे लोगों की आज शादी है, वहाँ भी एक कॉर्पोरेटर है, उनके साहबजादे की शादी है। हमारे यहाँ पे एक फयाज भाई है, उन्होंने बहुत करीबी से आके टेक्सटाइल में बहुत बड़ा बिजनेस किया, फयाज FT उनको बोलते हैं, उनके घर में शादी है। तो मुझे जाना होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद मेरी बातें आपके साथ रहेंगी और आप इसको संजीदगी से लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आसिम भाई तो रहेंगे ना। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि ये सिर्फ इस्लाम जलखाना का तहनीती जलसा नहीं है, बल्कि इसमें शहर की कई अंजुमनें शरीक होनी, कई शख्सियात शरीक होना है। मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हरदिल अजीज जनाब VR शरीफ साहब से, मैं शरीफ साहब के बारे में अक्सर कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसा नाम रख लेते हैं कि उनसे बेइज्जती हो ही नहीं सकती। वो बेचारे खुद शरीफ हैं और सबके लिए कहते हैं VR शरीफ। मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और रईस कासिम शेख साहब के खिदमत में ये मोमेंट को पेश करें। यूसुफ भाई, रईस भाई ने अपनी समाजी और अपनी जिंदगी की शुरुआत साउथ बॉम्बे से ही की थी। आज हमें शहाब भाई की याद आ रही है, खास तौर पर एक देरीना साथ रहा रईस भाई का। रईस भाई की तरबियत भी वहीं से हुई और आज अपनी सलाहियतों के बिना पर अपने काम की वजह से एक अहम दर्जा रखते हैं। दूसरी बार किसी एक इलाके से जीतना जो है वो आसान बात नहीं है और भिवंडी जो है अपने आप में एक अजीब शहर है। यहाँ रिपीट नहीं होता वहाँ किसी को, वहाँ रईस भाई को रिपीट किया गया। जोरदार तालियों से आप इस लम्हे का रईस भाई की बिखरी जिंदगी और फिर यहाँ से लेकर भिवंडी तक का सफर जो है वो बड़ा परेशान कुन होता है। वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। पहले मुलाकात रईस भाई से लखनऊ एयरपोर्ट पे हुई। पहली मुलाकात हुई थी जब आपने मेरा एडमिशन किया। नहीं वो नहीं, मैं भूल गया था, वही बोल रहा हूँ मैं चेहरा याद नहीं रखता किसी के, चेहरा नहीं याद रखता। इन्होंने मुझसे कहा शरीफ को मुझे पहचानते हैं? नहीं, अरे मेरी फीस अपनी भरी थी, पहले एडमिशन दिलाते अकल नकलिया के साथ। मैं सोचा ये मेरे वोट करेंगे, नहीं वोट नहीं वोट। अच्छा उस टाइम में इनकी पोजीशन था और हमने इसके मेरा एडमिशन आपने कराया था, फीस तो नहीं, लेकिन एडमिशन जरूर मेरा कराया था आपने सिविल कॉलेज में। मैं मेरे भाई थे PFC बैंक में और अभी सर के पास गए थे, एक साहब एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, जकरिया साहब, और मुझे सिस्टम में एडमिशन लेना था। तो VR शरीफ साहब का जुमला था, मैं बार बार जाता था और प्रिंसिपल मेरे एडमिशन देता नहीं था। तो मेरे तब तो फोन नहीं, मोबाइल नहीं हुआ करते, तो मेरी दुकान से मैंने आपके ऑफिस से फोन किया था और आपने कहा था कि जो दरवाजे खुलते नहीं उसको लात मार के करो। मैंने लात तो नहीं मारी, लेकिन आपने जुगाड़ करके दरवाजा खुलवा दिया और मैं सिडनम कॉलेज में जो मेरा एडमिशन है तो शरीफ साहब की वजह से बहुत मैंने पैसे जो है करीम झगड़ा के पास किया था, उसके बड़ी बात नहीं, ये बात तो एक्सेप्ट करने का अच्छे दोस्त हैं। मैंने इनको देखा कि हमेशा जो भी मुलाकात है, जो भी तकलीफ है, हंसते मुलाकात दिखते हैं और कभी भी इनके मैं चेहरे पे कोई परेशानी नहीं देखा। आपको बहुत सारे परेशानियाँ पॉलिटिक्स में भी होती हैं, पर्सनल लाइफ में भी होती हैं, फैमिली में भी होती हैं, उसके बावजूद भी ये हमेशा हंसते रहते हैं। कभी भी यहाँ भी मुलाकात होती है तो मैं मैंने खुद वो नहीं बोलूँगा, चाहे 50 की थी फ्योर में, तो फिर भी मुझे कभी उन्होंने टोका
शरीफ भाई तुमने मुझे एक बार मैं कहा था, लेकिन मैंने उसका एहसास आज भी है मुझे। मैं अब बहुत मुतासिर हूँ और जो कुछ कहा वो मेरे याददाश्त में, मेरे ख्यालात में इसका इजाफा हो गया। अभी मैंने पूरा इतना इत्मीनान से कभी इनको नहीं सुना था कि माशाल्लाह भी मैं आज से बहुत मुतासिर हूँ। ऐसे पैसे में आपको मालूम है अल्लाह ने मुझे को नवाजा है। आप यही सुनेंगे इलेक्शन के लिए जितने खुद ही पैसे वाले बहुत हैं माशाल्लाह। इनको कभी है दूसरों के कोई बोलते हैं 2000 करोड़ के मालिक हैं, 300 करोड़ के, तो मुझे रखते तो नहीं है जैसा जिस तरह से रहते, लेकिन मैं हमेशा सभी की पेशकश करता हूँ। अब ये तो बड़ी बात छोटी बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मौलाना महमूद दरियाबाद से गुजारिश करता हूँ क्या है ये सेशन अब आपकी मौजूदगी में चलेगा। आए प्लीज मौलाना एजाज तकरीरी साहब। पाटनकर साहब को मैं आवाज देना चाह रहा था, लेकिन पाटनकर साहब हम इस्तेमाल करते हैं मोहम्मद अली पाटनकर साहब का हमारे शहर की। हाँ बैठ जाए प्लीज। सब लोग बैठ जाए प्लीज। नसीम भाई आप जाते हुए अच्छे नहीं लगते, हमेशा आते हुए अच्छे लगते। प्लीज बैठिए। रईस भाई को जाना है, लेकिन आप सब लोगों को बैठना है। अभी ये प्रोग्राम यही चलता रहेगा। मैं डॉक्टर आबिद सैयद साहब का भी इस्तेमाल करता हूँ के साथ। बात आइए ऊपर आ जाइए। मैं समझा तू इधर है वे खवातीन अभी आपने देखा अबू आसिम आजमी साहब का इंटरव्यू, बहुत सारी बातें आज उनके ताल्लुक से जानने का मौका मिला हमें। अब हम उनका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कहते हैं कि शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीन की बड़ी अहमियत होती है। अभी हमारे दरमियान चंद ही लोग रह गए हैं जो अपनी जमीन की आवाज पर अपने फर्ज को हमारे सामने लेकर आते हैं। ऐसी एक शख्स का नाम है अबू आसिम आजमी। मैं गुजारिश करता हूँ इस्लाम जमखाना के जिम्मेदारान से डॉक्टर सैयद फारूकी साहब, मोहम्मद अली साहब, बस साहब चले गए, आइए बस प्लीज। अब्बास काजमी साहब से मेरी गुजारिश है, शरीफ भाई आप भी खड़े हो जाए। ये सेलिब्रेशन हम सब की तरफ से मोहम्मद अली पाटनकर साहब से गुजारिश है कि वो शॉर्ट पहनाए आसिम भाई को। फूल और ये मोमेंटो आपके बहुत सारे, जब आप अबू आसिम आजमी साहब के दफ्तर जाएं तो बहुत सारे अवार्ड वहां रखे गए, लेकिन उस भीड़ में आज की शाम का दिया जाने वाला अवार्ड जो है इसलिए अहम है कि इसमें हम सब की पूरे शहर की मोहब्बतें शामिल है। जोरदार तालियों से इस लम्हे का इस्तेमाल करेंगे। इमरान अली साहब आवाज नहीं है आपकी ताली। होना तो ये चाहिए था कि ये ऐसा अहम लम्हा था
कि आपको खड़े रहकर इस्तेमाल करना चाहिए था जनाब याकूब आसिफ आलवी साहब का। कोई भी इस्तेमालिया उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक कि आप दिल से खड़े होकर जोरदार तालियों से इस मूवमेंट का, इस एहसास का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं पाटनकर साहब से गुजारिश करता हूँ, पाटनकर साहब आपको इस प्रोग्राम के बारे में बहुत कम लफ्जों में बहुत अच्छी बातें करनी है जो आप ही कर सकते हैं। जोरदार तालियां पाटनकर साहब। हेलो हेलो। बात करता हूँ तो शायद थोड़ी गलती करूँगा, इसमें फिर मुझे स्टेप लेके आगे नहीं देंगे। मैं हसीन भाई की जबान में नहीं बोलता हूँ, मैं उनके साथी जो अभी छोटी चले गए, मैं उनकी जबान में कुछ इजाजत ले नहीं सकता, इसलिए लेता हुआ क्या मेरा मेहमान है और मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आपसे अगर इस मूवमेंट में कोई आपसे लड़ता हुआ तो डॉक्टर पाठक के लिए और कुछ जानते हो मुझसे बहुत प्यार करता है वो आज मेरे तकरीबन जमाने के 100 रुपये लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे ताल्लुकात हम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बहुत प्यार करते हैं। आज मैं इनकी एक आज एक तुम्हारी जबान छोटे से बात जवाब आपने आप जानते हमें कहा गए मुल्क का कोई भी अगर रहनुमा बन जाता है तो मुसलमानों के नाते हम फिरना नहीं कर सकते। आप मुल्क के हर कुछ मिलते रहते हैं, आप करो बहुत मुसलमान और तो समझना करें लेकिन मुसलमान को विरोधना नहीं कर सकते। इसलिए हमारा वादा में कहता है कि तुम्हें मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो बनना है बनो, किसी पार्टी के बाद आज उनका ये हाल है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप कह रहे थे कि हमारा कोई लीडर नहीं है, आपने सच बात है कि बड़ी अच्छी तारीफ की। अब मैं भी जानता था कि बाल ठाकरे बहुत अच्छा लीडर था। आज हमारे मोदी जी का हाल ये है कि अगर 30% लोग अगर उनको कीड़े खाओ तो भी खाएंगे। आज अबू हसन साहब का यह हाल है इस मिल्लत में कि 30% लोगों को पहले तो कल शराब पीने शुरू कर तो लोग पेड़ भुना लगेंगे। ये उनके मिल्लत में तकरीबन 30% लोगों का ये लीडर है। मैं इसको इसलिए लीडर कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि वो शख्स है जो आज बोलता तो है। हमारे लीडर है, लीडर पर आज़ादी के अबुल कलाम आज़ादी के बाद हमें मुसलमानों को लीडर नहीं मिला। हमें कांग्रेस और एनसीपी ने हमको विरासत में ले लिया। मुलायम सिंह को जो मिल गए लोग तो कहने के मुल्ला मुलायम सिंह है, तो वो ऐसी बातें करने लगे और आज आपको खेले इस तरह कर देख रहे हैं कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। कौम के लिए कोई भूलने वाला तो पैदा हुआ और कुछ भी हो। मुझसे लोग कह रहे थे अब वो आगे आपको जीतने दो, तुम्हारा कोई लीडर वो आगे बोलेगा नहीं, वो किसी पार्टी का हो, लेकिन ये लीडर ऐसा है कि तुम्हारी बातें वो रखेगा। इसलिए जो जानता है उनके मसले मेरे मसले अलग नहीं,
उनके पास भी भूख है, मेरे पास भी भूख है। उनके पास घर नहीं, मेरे पास भी घर नहीं। उनके पास भी तालीम नहीं, मेरे पास भी तालीम नहीं। उनके पास पैसा नहीं, मेरे पास भी पैसा नहीं। लेकिन हमारे हक तो पाल रहे बोलता है बोलो। इसके लिए हमें इस तरह के सब लीडर मिल जाए, जीत जाएंगे। आज उन्होंने कहा इतिहास सबसे बड़ी चीज है। तुमको जवाब दिया, उन्होंने आंसर दिया। हमारी जीत का क्या ये क्या एक पहलू है। आज आप लोग सब बैठे हैं, अब 5-5 लोगों को बोलो कि भाई ये पार्टी आज हमारे इसको वोट दो, और 5 दूसरे पार्टी को बोले। हमें कुछ बड़ा पेपरों पर मिले थे, 5 अपनी बात करे क्या हमने कहा इतिहास की। और देखो कि इनके सब जितने भी म्युनिसिपल इलेक्शन में जब खड़े हुए, इंशाल्लाह तुम कोशिश करो सबको जिताने की कोशिश करो। अपने हमारे एरिया से जिताने की कोशिश करो। और एरिया से जीते ना जीते हमारे एरिया से किसी इनको जीतने मत दो। मैं यही कह रहा हूँ। जी आप लोग आपस में बातें ना करें, बहुत आवाज आ रही है। अच्छा, अब ये सोचा जाना चाहिए कि टॉपिक क्या है। एक मछली की बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ हम पानी में क्यों रहते हैं। तो मछली ने जवाब दिया अपनी बेटी को कि बेटा हम फिश हैं, इसलिए पानी में रहते हैं। और जो सेल्फिश है वो जमीन पर रहते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि जो फरशनाक और सेल्फिश लोग हैं उनको किस तरह समाज में नीचे करके उनको आईना दिखाएं, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आईना पेश करें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे नौजवान साथी हामिद अजीज साहब, जो इन दिनों बहुत न्यूज में हैं, अवार्ड हासिल करने की वजह से नहीं बल्कि अपने कामों की वजह से, मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं। आपको कितनी देर बोलना है ये आप बहुत समझते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। मुझे फिर बेइज्जती मत करने और मेरा भरम भी रखिए। मौजूद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आसिम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने टफ इलेक्शन में, जब इस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ना ही बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसे हालात हैं कि जहाँ पर इलेक्शन के पूरे प्रोसेस पर इतने सारे सवालिया निशान हैं, ऐसे हालात हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कि जो रिजल्ट सामने आ जाते हैं हम लोगों को अंदाजा ही नहीं होता, हम लोगों को यकीन ही नहीं होता कि ये रिजल्ट कैसे आ सकता है। ऐसे हालात में भी सख्त मुकाबले के दरमियान में आसिम भाई चुनकर आए, और ये सिर्फ इस बार नहीं चुन गया बल्कि इस तरह लगातार पिछले 3 या 4 टर्म से जो है वहां से जीत कर आ रहे हैं माशाल्लाह। मैं इसके लिए आसिम भाई की वो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं आसिम भाई की जो कोशिशें रही हैं, जितने दिनों से हम लोग एक्टिव हैं समाज में, हम देखते हैं कि कौम मिल्लत के जब भी कोई मसाइल हो, कुछ इश्यूज हो, कभी कोई बात करनी हो, तो हम लोगों के पास कोई सबसे पहला शख्स होता है तो वो जनाबे अबू आसिम आज़ी साहब हैं, कि जो मुसलमानों से जुड़े हुए तमाम मसाइल को गलियों से लेकर असेंबलीज तक, और जब वो पार्लियामेंट में भी थे तब वहां पर भी बड़ी ताकत और शर्तोमत के साथ इन्होंने हमेशा ही उठाया है। हमारी उम्मीद होगी कि आप इसी तरह से इस टर्म में भी, जो कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल, मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त की असेंबली है सबसे ज्यादा मुश्किल असेंबली होगी, उसमें भी आप उसी ताकत के साथ मिल्लत की आवाज को उठाते रहेंगे। और हम आपको ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम आपको इन तमाम कामों में भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ मौजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद आपकी पार्टी में ना हो, लेकिन जब आप मिल्लत के लिए आवाज देंगे इंशाअल्लाह, तो न सिर्फ मैं बल्कि मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठे हुए तमाम लोग और इस तरह से पूरे मुंबई शहर के लोग हमेशा आपकी उस आवाज पे लबैक कहेंगे और हाजिर रहेंगे। मैं इसके बाद दूसरी मुबारकबाद जनाब एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब को और इस्लाम जिमखाना के जो जिम्मेदारान हैं और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले जितने जिम्मेदारान हैं उनको देना चाहता हूँ। हम लोगों के दरमियान में आमतौर पर सोशल वेलफेयर के लिए, चैरिटीज के लिए, एजुकेशन के लिए, इन तमाम टॉपिक से बहुत मीटिंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी बहुत बेदार है, इस तरह की बातें होती है, लेकिन सियासी सतह पर
कोई स्ट्रेटेजी बनाकर उस पर काम करने के लिए, उसके ऊपर कोई लाए अमल तय करने के लिए और कुछ एक रोड मैप देने के लिए कम्युनिटी को, इस तरह से मीटिंग शायद ही कभी कभार होती हो। इस तरह की मीटिंग मैंने तो जो है नहीं देखी है। इस तरह की मीटिंग आपने यहाँ पर आज ऑर्गेनाइज की, शायद ये आने वाले एक नए इनकलाब का खेमा साबित हो और शायद यहाँ से कुछ ऐसे नताइज निकले, शायद इस मीटिंग के बाद कुछ ऐसे नताइज हम लोगों के सामने आए कि जो न सिर्फ हम सब के लिए बल्कि पूरे शहर मुंबई के लिए जो है खुशाइंद हो, पॉजिटिव हो और हम न सिर्फ अपनी कौम मिल्लत के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए आने वाले इलेक्शन के तनाजुर में, पूरे इलेक्शन में जो आने वाले इलेक्शन के तनाजुर में पूरे शहर के लिए इंशाल्लाह पॉजिटिवली सामने लाए। माशाल्लाह हम लोगों ने एक बहुत अच्छा मॉडल पिछले 10 सालों में आसिम भाई के जरिए निकला, जो रईस कासम शेख साहब की शक्ल में अगर हम देखें तो एक अच्छा बहुत पॉजिटिव काम करने वाला एक नुमाइंदा हम लोगों ने देखा। हम में से सब हर इंसान इस बात को महसूस करता है और उस बात का इकरार करता है कि द वे ही हैज वर्कड इन द कॉर्पोरेशन, द वे ही हैज वर्कड इन द असेंबली, द काइंड ऑफ वर्क व्हिच ही हैज डन यहाँ पर साउथ बॉम्बे में भी, गोवंडी में भी और जब वो भिवंडी में भी है, शायद इस तरह के काम करने की जरूरत हम सब लोगों को और ज्यादा हो और हम लोगों को उस तरह के नए लोगों को कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एम्पावर करके असेंबलीज में, पार्लियामेंट्स में और कॉर्पोरेशन में भेजना पड़े। तो मुझे लगता है कि ये अपना प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सब लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही आसिम भाई से उम्मीद है और गुजारिश भी है कि इस तरह से नए लोगों को, नौजवानों को, खासतौर पर पढ़े लिखे लोगों को मजीद आगे लाएं। मिल्लत में बहुत सारे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो आपके शाना बशाना इंशाल्लाह रहेंगे, काम करेंगे और न सिर्फ समाजवादी और आपको बल्कि पूरी मिल्लत की आवाज को ताकत पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मतलब की बात सब समझते हैं, बात का मतलब समझना जरूरी है। हामिद डीसी साहब जिन इशारों में बात कर रहे थे वो इशारा ये है कि अब मुंबई कारपोरेशन की क़यादत अब आसिम आज़मी साहब के जज्बे को सलाम करती है और ढूंढती है कि आने वाले दिनों में हमें कोई मंजिल मिले। हमारे दरमियान ज़ैबा मलिक है। ज़ैबा का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये कि जहां आप अंजुमन इस्लाम और सादुसदी इंजीनियरिंग कॉलेज से वाबस्ता है, वहीं वो इस्लाम जमखाना की तमाम तहरीकों से और तमाम सरगर्मियों से वाकिफ है। प्रॉफिट फॉर ऑल में जो खिदमत ज़ैबा मलिक की रही है उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं ज़ैबा से गुजारिश करता हूँ कि वो आए। औरतों पर पाबंदी लगाना बड़ी बात है, लेकिन जब तकरीर करने के लिए औरतें आ जाए तो उनको थोड़ा बहुत इशारा दे देना चाहिए। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। सर, आज तो मैं दिल से बोलूंगी, इसलिए पाबंदी के लिए माफी चाहूंगी, क्योंकि आज जो मैंने इंटरव्यू देखा, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँ नहमदुल्लाह करीम अम्माबाद और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ उस खुदा की जो ना मांगो तो नवाज देता है, तारीफ उस खुदा की जो ना मांगो तो नवाज देता है और मांगो तो बेहिसाब देता है। देखिए, आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं और ये जलसा आज आसिम भाई के लिए और रईस भाई के लिए एक जीत की शक्ल में हम मना रहे। कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी एक जीत है। खुशी ये होती है कि हमारे लोग हैं, हमारे लोग। आज सबको ऐसा लगता है, भले वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हो चाहे नहीं जुड़े हो, लेकिन जब हम रिजल्ट चल रहा था, हम सब दुआ कर रहे थे कि अल्लाह आसिम भाई को जिता जाए, उनका रिजल्ट आ जाए। क्यों? क्योंकि वही एक शख्स है जो मुसलमानों के लिए बेबाक बोलता है, वही एक शख्स है जो चापलूसी नहीं करता। ये नहीं देखता कि मैं अगर बोलूंगा तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो ये हमने देखा। मैं तो आपको बता दूं कि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जिसमें मेरे जो वालिद थे वो खुद समाजवादी में थे, और जब मैं पैदा हुई उस वक्त से हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं। लेकिन ये सिखाया गया था कि बेटा तालीम लो, क्योंकि तालीम बहुत जरूरी है, और आज अगर तालीम होगी तो आप कुछ कर पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम लिए, सब समझने के बाद, देखने के बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यूसुफ भाई का कि उन्होंने आज जो कुछ भी मैं हूँ वो मेरे मेंटर हैं। उन्होंने मुझे हर फील्ड पर मुझे गाइड किया, और आज मैं आपके सामने खड़े है कि ये कहने के लिए नहीं
रुकूंगी कि जिस तरह इंटरव्यू हुआ और हमने आसिम भाई के बारे में देखा, सुना, तो पता नहीं दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। सुनने के बाद दिल में कहीं ना कहीं ये तकलीफ गुजरी कि क्यों आखिर हम मुसलमानों के साथ ऐसा है, क्यों हम एक साथ नहीं हो सकते, क्यों ऐसा है कि हम एक साथ अपने लोगों के साथ एक साथ नहीं आ सकते, क्यों हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। देखिए, एक टाइम था समाजवादी का, अगर मैं आसिम भाई के बारे में बात करूं तो सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा। आसिम भाई एक बिजनेसमैन थे और उनका कोई भी पॉलिटिक्स में आने का इरादा नहीं था, लेकिन जब एक दिल दुखा ना, जब उनके ऊपर 95 में उनको अंदर किया गया, वो जो दिल दुखा, पैसा रख के कुछ नहीं, उन्होंने आज जो बात बताई मैंने सुना था, आज उनके मुंह से सुन लिया कि उनके वालिद साहब ने कहा कि सारे पैसे ले लो लेकिन छोड़ दो। आप अगर ये चीज देखिए कि पैसा रख के हम कुछ नहीं हासिल कर पाए। आज अच्छे लोग जो तालीम हासिल करने के बाद सियासत से दूर भागते हैं, क्यों? आपको सियासत में आना चाहिए, सियासत जरूरी है, सियासत समझना भी जरूरी है। मैं लड़की हूं, इससे मुझे सियासत नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, मुझे भी सियासत में आना चाहिए, और मुझे ही नहीं, मेरी ऐसी जितनी बहनें बैठी उन सबको आना चाहिए। और मैं ये कहूंगी कि आपको ये देखना है कि कौन हमारे लिए बोल रहा है। और बड़ी बड़ी हमारी बहुत सारी लेडीज है ना, वो क्या होता है कि स्पीच सुनने के बाद हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे कुछ लोग हमारे मुसलमानों के नाम पे स्पीच देते हैं और एकदम इमोशनल करते हैं हमको, और हम सोचते हैं कि अरे ये मुसलमान, ये लोग हैं हमारे लिए, लेकिन नहीं, वो लोग नहीं है। आपके सामने आसिम भाई जैसे लोग बैठे हैं जिन्होंने आज साबित किया है। आप अगर आज उठा के यूट्यूब देखिए तो जो असेंबली में बोलना पड़ता है मुसलमानों के लिए, अगर कोई बोलता है तो वो एक ही आदमी है, वो है अबू हाशिम आजमी। आज अगर कहीं पर किसी के ऊपर कुछ जुल्म होता है तो वही एक आदमी है जो बेबाकी से बोलते हैं। तो हमने ये देखा कि उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन किए कि उनको लगा कि कहीं ना कहीं मजदूरों को, गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा है, उनको उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को, एक जौहरी है, देखिए जौहरी है जो समझता है, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को बनाया, बहुत सारे लोगों को पॉलिटिक्स में लाए, खड़ा किए। ये भी बात हम समझते हैं कि लोगों को तरक्की पे कोई रोक नहीं सकता, लोग जाते हैं दूसरी जगह, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब हम सबको खड़े होना चाहिए, अब हम सबको एक साथ आने का टाइम हो गया है। मैंने पिछले 2 इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में और एमएलए के इलेक्शन में, इस बार एमबीए के लिए हमको बोला गया कि लेडीज को आपको लेके चलना है। हमने लेडीज की एक मीटिंग की, लेकिन वो देखने के बाद ऐसे सवाल उठा कि क्या किया हमने। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे अपने लोग, उस वक्त हमारी मजबूरी थी कि हम एमबीए को सपोर्ट करें, लेकिन अब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। हमें देखना चाहिए, और जिस तरह उस वक्त 22 कॉर्पोरेटर थे, एक टाइम था जब समाजवादी के 22 कॉर्पोरेटर आए थे। अगर आज आप सोच लें कि हमारे समाजवादी को अगर हम सपोर्ट करते हैं, और अगर मुसलमान, क्यों समाजवादी को सपोर्ट करना है? क्योंकि वही एक पार्टी है जो मुसलमानों को टिकट दे रही है। और कौन सी पार्टी है जो टिकट दे रही है? बता दीजिए, कौन सी ऐसी पार्टी है जो टिकट दे रही है, जो हमारे मुसलमानों को बोलने का मौका दे रही है, आगे जाने का मौका दे रही है? तो क्यों ना ऐसी पार्टी से जुड़ा जाए, उस पार्टी को सपोर्ट करें। जिस तरह हमने सबको आजमाया, इस बार मैं अपने यूथ से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्या इस बार आप आए, एक बार चांस लेके देखें। मुझे तो ऐसा लगा, सब सुनने के बाद यहाँ पर ये समझ में आया कि ठीक है, हर पार्टी है, हर जगह पे अच्छा और बुरा होता है, लेकिन इस बार वक्त आ गया है कि हम सबको एक होना है, और एक होके हमको यहाँ पर लड़ना है, एक होके हमको मदद करनी है। अगर हम ये मदद करते हैं तो देखिए क्या होगा, कॉर्पोरेशन में बोलने वाले ऐसे सारे लोग वहां पहुंचेंगे, अच्छे लोग पहुंचेंगे, लेकिन हमारे इधर होता है कि हम एक दूसरे की टांग खींचते। आपने वो एग्जाम्पल सुना होगा जहां पर एक जार के अंदर बहुत सारे केकड़ों को रख दो और ढक्कन खुला रखो आप, तो कोई बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भी ऊपर आ नहीं पड़ता है, क्योंकि नीचे सब टांग खींचते रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, आप देखेंगे एग्जाम्पल की हमारे को ऐसे ही समझती है वो दूसरी कौमें कि इनको इनके ऊपर ढक्कन रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद ही आपस में रहेंगे, इनको कोई ऊपर उठने नहीं देगा, इनके अपने ही लोग इनको खींच के गिराएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आज जो एक क्षमा या जली, आज आप ये जो आज एक इंटरव्यू हुआ,
ये टर्निंग पॉइंट था। देखिए लोग आते हैं, भाषण करते हैं, चले जाते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन हमने आज एक दर्द देखा, एक दर्द सुना। और सरिता जब पूछ रहे थे तब मैं देख रही थी कि इस जो एपिसोड था इससे एक कहानी आ जाती है कि एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे जहां रोशनी नहीं थी। दोपहर रात के बाद शाम में अंधेरा हो जाता था और उस अंधेरे से सब डरते थे। तो एक बच्चे ने कहा अपने वहां के बुजुर्गों को कि क्या हम इस अंधेरे से डरते रहेंगे हमेशा और हम कभी भी अपने इस गांव में रोशनी नहीं ला पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं मेरे घर के बाहर एक दिया जलाऊं और मैं जलाऊं, वैसे सारे पूरे घर के पूरे गांव के लोग दिया जलाएं तो हमारा गांव रोशन हो जाएगा और अंधेरा खत्म हो जाएगा और हमको डरने की जरूरत ही नहीं है फिर। तो गांव के जो बुजुर्ग थे वो हंसे। उन्होंने कहा कि आप ये बोल रहे हो लेकिन आपके साथ कोई नहीं आएगा। उसने कहा कि मैं कम से कम पहल तो कर सकता हूँ, कम से कम मैं ये शुरुआत तो कर सकता हूँ। तो इसमें आज जो ये जो बातें हुई उससे ऐसा लग रहा है कि एक शुरुआत तो करें हम, आहिस्ता आहिस्ता सब आ जाएंगे। तो मैं गुजारिश करती हूँ आप सबसे कि आप देखिए, समझिए और किस तरह हम मजबूत बना सकते हैं। साउथ मुंबई में हम सोच सकते हैं कि साउथ मुंबई में क्योंकि बहुत सारे मुसलमान यहाँ रहते हैं, हम यहाँ पर ये सोचना चाहिए हमको कि हमको किस पार्टी के साथ करना है, कैसे हमको करना है। और आसिम भाई अगर यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों को लेकर आते हैं और अगर वो उनकी क़यादत में, आसिम भाई की क़यादत में आगे बढ़ते हैं, तो आसिम भाई आपने एक जुमला कहा कि बाल ठाकरे लीडर थे, आप लीडर नहीं एमएलए, लेकिन हम आपको लीडर पर देखना चाहते हैं, हम आपकी क़यादत करना चाहते हैं, हम आपको लीडर बनाना चाहते हैं, एमएलए से हम लीडर बनाना चाहते हैं। एक खत्म करते हैं अपनी स्पीच को। शुक्रिया। मैं इस तकरीर पे कोई तबसरा करके ज़ैबा मलिक की इतनी खूबसूरत तकरीर को तासुर कायम रखना चाहता हूँ। मुझे तो औरतों के बोलने में बहुत सारी बातें याद आ रही थी, लेकिन आज सब माफ। बहुत अच्छी बात ज़ैबा मलिक ने कही। सिर्फ एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पहली बार अबू आसिम आज़मी साहब इलेक्शन लड़े नहीं, जीत गए। दूसरी बार लड़े नहीं, जीत गए। तीसरी बार लड़े नहीं, जीत गए। चौथी बार जीतने के लिए आसिम भाई को लड़ना पड़ा और जिस हिम्मत के साथ उन्होंने ये लड़ाई की, हम सब साथ थे उनके, वो यकीनन उन्हीं का काम है। हम उनको भी मौका देंगे कि वो आए और अपने तासुरात का इजहार करें। उससे पहले से 2-3 मुक़द्दिस अपनी छोटी छोटी बातें करने के लिए आ रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ फहाद अहमद से कि आए। बात के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि फिर से कह दूं मुस्तकीम भाई, खलील मेमन साहब देख रहे हैं बोर्ड के कि मैं अक्सर हार जाता हूं किसी की जीत की खातिर। मैं अक्सर हार जाता हूं किसी से जीत की खातिर, किसी से जीत जाने का मेरा अपना तरीका है। मैं बात को आवाज दे रहा हूं, बहुत जवाबान लीडर हमारे क्या है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। शायद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन अगर कोई रिसेंटली अबू आसिम आज़मी स्कूल ऑफ थॉट की पॉलिटिक्स से निकल के आया था तो उसमें एक मेरा भी नाम था। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मुझसे बेहतर आसिम भाई को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आसिम भाई एक बहुत ही काबिल और बहुत ही पुराने लीडर हैं, तो अक्सर नए लोगों को क्या लगता है कि अब राजनीति करने के तरीके बदल गए हैं, अब राजनीति ऐसे होना चाहिए और राजनीति ऐसे होना चाहिए। मैं एक बात कह सकता हूं, राजनीति बदलने के नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, तरीके बदल जाएंगे, लेकिन अगर आपको कमिटमेंट सीखना है तो वो आपको अबू आसिम आज़मी साहब से सीखना पड़ेगा। और बाखुदा मैं कसम से कह रहा हूं इस बात को कि मुझे जब भी ऐसा कभी लगता है कि थक गए या आज ज्यादा काम कर लिया, तो मैं आसिम भाई के बारे में जब भी सोचता हूं तो मुझे लगता है अजीब सी शख्सियत है। मुझे याद है आसिम भाई यूपी का दौरा कर रहे थे,
मैं आसिम भाई को मुरादाबाद में मिला। आसिम भाई सुबह 9 बजे मुरादाबाद से निकले, 11 साढ़े 11 बजे मेरे घर आए, 12 बजे एक प्रोग्राम बहड़ी में किया, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम रिछा में किया, तीसरा प्रोग्राम उसके पास में किया, 4 बजे प्रोग्राम बरेली में किया, फिर बरेली में प्रोग्राम करते करते 11 बज गए, फिर 11 बजे वहां से लखनऊ निकले। मैं उस इत्तेफाक से उनके साथ में था। 11 बजे से हम लोग लखनऊ निकले, गए, हम जाके सो गए। जब हम 8 बजे उठे तो पता चला आसिम भाई अखिलेश यादव जी से मिलने गए। वहां से मिल के आए, मिलने के बाद जो वहां पे एक होटल है, मैं उसका नाम भूल गया, वहां पे बहुत सारे लोग, अवध, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, वहां सबसे मिले। भागते 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 फ्लाइट पकड़ी, वो जो टिर्री होती है ना, टिर्री, उस पे बैठे फ्लाइट पकड़ी और हम लोगों की हालत खराब। हम आए, घर पे सो गए। मैं रात जब उठा, उठने के बाद में देखता हूँ आसिम भाई एयरपोर्ट से अंधेरी में जाके प्रोग्राम कर रहे हैं। जिन लोगों ने करीब से देखा है, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, तरीके राजनीति के बदल जाएंगे, लेकिन जो कमिटमेंट है, बहुत सारे नए लोग आते हैं, नए आइडियाज लेके आते हैं, नए विजन लेके आते हैं, नए काम करने के तरीके लेके आते हैं, लेकिन वो खोखले हैं जब तक आपके पास कमिटमेंट ना हो। और मुझे बड़ा गर्व से कहता हूं, मैं भी चुनाव लड़ा विधानसभा का, 3000 वोटों से मैं चुनाव हारा, लेकिन मुझे इस बात की बहुत दुख हुआ नो डाउट, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि इस चुनाव के अंदर आसिम भाई को हर तरफ से घेरने की साजिश चल रही थी, हर तरफ से घेरने की साजिश चल रही थी। क्योंकि एक शेर है भाई, शेर को आपस में टकरा के तो कोई हमला कर नहीं सकता, शेर को हमेशा घेरता है झुंड। लेकिन फिर शेर ने अपनी ताकत दिखाई और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो और मुझे इस बात को एक और आखिरी बात बताऊं कि जब मेरे टिकट की बात चल रही थी तो शरद पवार साहब ने आसिम भाई से पूछा कि भाई क्या मसला है। वो मुझे नहीं जानते हैं, उनको पता था कि मैं आसिम भाई के साथ पॉलिटिक्स करता हूँ। आसिम भाई ने कहा मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, और जब जिस दिन ये मेरा जो टिकट का जो फाइनलाइज हुआ था, शरद पवार साहब को भी कंफ्यूजन था, नया लड़का है, एक बड़े आदमी के सामने लड़ रहा है, कैसे लड़ेगा क्या। बोले एक बात बोलता हूँ, जाबाज है, भागेगा नहीं। और मैंने उस दिन फिर ये मतलब तकरीबन फाइनल हो गया आसिम भाई के इन जुमलों के बाद कि मैं चुनाव लड़ूंगा। आसिम भाई ने आके मीडिया को भी बोला, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं इतना रहता हूँ कि कहीं भी रहूं, मतलब मैं हूं जिनको मैं पार्टी छोड़ के नहीं जाता, आसिम भाई ने मुझे भेजा था। ये मैं पूरे काबिलियत के साथ कह सकता हूं कि मैंने कभी आसिम भाई को नहीं छोड़ा और ना मैं कभी आसिम भाई को छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जो दर्द, जो जुनून, जो कमिटमेंट यहाँ से स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ थॉट से मैंने सीखा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ूंगा। आखिर में एक शेर मैं आसिम भाई की नजर करता हूँ कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूँ, और सरे महफिल जो निगाहें मुझ पे पड़ती हैं, निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूँ। और जरा हटके चलता हूँ जमाने की रिवायत से कि जिन पे बोझ मैं डालूं वो कांधे याद रखता हूँ। अक्सर जब भी मुझे सफर करने का मौका मिला, कोई भी मिल जाता था एयरपोर्ट पर, आसिम भाई नहीं जानते उसको, अरे आसिम भाई आपने तो मैंने फोन किया था। और एक चीज और, जो लोग भी राजनीति करना चाहते हो, एक आखिरी फलसफा मैं देके जाता हूँ, फॉलो अप राजनीति का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है। क्योंकि आप जोश में एक मुद्दा उठाते हैं, एक कमिटमेंट करते हैं, फिर आप इतने बिजी होते हैं कि आपका फॉलो अप मिस हो जाता है। आप आसिम भाई के फॉलो अप का तरीका देखिए, आसिम भाई के जो भी नंबर हैं, आसिम भाई के मतलब हिलाल भाई हैं, सोहेल भाई हैं, कमाल है, जितने लोग हैं, आसिम भाई ने सबको ताकीद किया। आसिम भाई क्या स्लिप बनती है, हाँ इन साहब का कॉल आया था, इस काम से आया था, उसका एक सर्टेन नंबर होता है, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर। फिर आसिम भाई एक साथ बैठते हैं, एक एक स्लिप को पढ़ते हैं, जिसका जो काम करना होता है उसको तुरंत वहीं से फोन लगाते हैं और वो कर देते हैं। तो लोग इस बात को याद रखते हैं। कोई कहीं भी हिंदुस्तान के कोने में मिल जाता है, मुझे भी मौका मिला सफर करने का, लोग आके बताते हैं अरे हमने आपको फोन किया था, और कहीं का हो। मैं अक्सर मानपुर शिवाजी नगर में एक बात बोलता था कि एमएलए तुम चुनते हो, काम पूरे देश के लोगों का हो जाता है। ऐसे लोग बड़े कम होते हैं, वरना आदमी एक वोट से एक आमदार चुनता है, लेकिन आप लोगों के जरिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो बस यही कि लहू को लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते, महलों की रक्का शाकुरानी हम नहीं लिखते। यही तो बात है कि दुनिया हम पे नाज करती है कि हम तारीख लिखते हैं, कहानी नहीं लिखते। बहुत बहुत अशार भी फाज साहब ने बहुत अच्छे सुना, मैं खुद अपनी शायरी बोल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं मौलाना एजाज नकवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आए दुआ के कलमात के लिए।
मौलाना एजाज कश्मीरी न सिर्फ ये कि हमारे यहाँ इमामत के फराज अंजाम देते हैं, बल्कि बाद औक़ात तो हमारी क़यादत का भी फरीज़ा अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो गिराने में लगे थे, उन्होंने सोचा ही नहीं। वो गिराने में लगे थे, उन्होंने सोचा ही नहीं। मैं गिरा तो मसला बन के खड़ा हो जाऊंगा, और सारी दुनिया की नज़र में हूँ मैं अहले वफा, एक तेरे कहने से क्या बेवफा हो जाऊंगा। आजकल एक नजरिया हमारे अंदर ये पाया जाता है यूसुफ भाई, हमारे अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। मेरे अंदर वकील भी है और जज भी हूं मैं। जब मेरा मसला आएगा तो मैं वकालत करने लगूंगा, और दूसरे का मसला आएगा तो मैं फैसला सुनाने लगूंगा। अबू आसिम आज़मी की जो तारीख है और जिंदगी जो है, पता नहीं क्यों हम जाती दुश्मनी में इतने अंधे हो जाते हैं कि हकीकत से हाथ मोड़ लेते हैं। हम सबको तो खुश नहीं कर सकते, इंसान में कमियां कोताहियां गलतियां होती हैं, लेकिन जातियात से बढ़कर अगर कोई चीज होती है तो वो होती है कौम का मफाद, कौम का दर्द। मुझे थोड़ा बहुत याद है, उलमा कौंसल सभी आसिम भाई जिक्र कर रहे थे, इत्तेहाद की बात कर रहे थे। उलमा कौंसल का मस्तान तालाब में मादरियाबादी सबसे पूछ रहा था जब आसिम भाई जमानत पर रिहा होके बाहर आए, और उलमा कौंसल का क्या हो गया भाई, बेहोश हो गया है। बैठ डॉक्टर साहब, डॉक्टर खलील अहमद साहब भी है माशाल्लाह, खिदमत खल्क के फरमान फराइज़ निकाल देते हैं। बैठ जाए फरमान, बैठ जाए। बीपी लो हो जाता है, हाई हो जाता है, कोई मसला किसी को भी नहीं जाता नहीं, मुनासिब नहीं है, वो मुनासिब नहीं है, अखलाकन सही नहीं है। अंदर ज्यादा है तो बाहर नहीं जाता। हाँ, बाहर भी डाला, ठंडक ज्यादा हो रही है। तो ये एक मिनट बात अगर शुरू की जाए, सुबह करने के बाद की जाए तो बात करता हूँ। कभी कभी हम जातियात में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम कौम के मफाद और कौम की तकलीफ और दर्द को भुलाकर अपनी जाती दुश्मनी के ऊपर उतराते हैं। मैं ये कह रहा था कि उलमा कौंसल आमिर भाई, उलमा कौंसल का जब जलसा था सालाना और आसिम भाई रिहा होके जबान पर बाहर आए थे, मुझे हल्का हल्का याद है आसिम भाई की एक तकरीर हुई थी मस्तान तालाब पर, और जब आसिम भाई अपने जेल के उन वाक़ियात को बयान कर रहे थे, और जब इनकी घर की खवातीन दिन भर बाहर बुरखे में जेल के बाहर बैठी रहती थी, और उस वाक़ये के जब आसिम भाई बयान कर रहे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त मजमा फूट फूट के रोने लगा था जब आसिम भाई उस चीज को बयान कर रहे थे। जब तक अपने ऊपर बीतती नहीं है तो आदमी को एहसास नहीं होता है कि कौम का दर्द क्या होता है, कौम की तकलीफ क्या होती है। हर कोई सोचता है कि मैं ताजमहल में रहता हूं तो मैं सुकून से हूं तो सब सुकून से, नहीं। जब अपने ऊपर बीतती है तो समझ में आता है कौम का दर्द क्या होता है। अबू आसिम सियासत में आ नहीं रहे थे, अल्लाह की एक मसलहत थी, हिकमत अमली थी कि उस तकलीफ से गुजर कर सोने को तपने के बाद ही जेवर बनाया जाता है। लोहा जब आग में पिघलाया जाता है तभी तलवार बनती है। वो तलवार बननी थी जो हाउस में जाकर 2.5 फुटिया के सर पे बरसने वाली थी। आजकल जो 2.5 फुटिया की बात कर रहे थे आसिम भाई, ऐसे बहुत लोगों की जबान काटने के लिए तलवार बननी थी,
इसलिए वो आग में तपाई गई। अबू आसिम तैयार हुए और जो काम उनसे अभी तक बन पड़ा उन्होंने किया है और अल्लाह ताला उनसे मजीद काम लेता रहे। और उन्होंने जिनको तैयार करने की कोशिश की और बहुत लोगों को तैयार किया। अभी रईस शेख मौजूद थे, आप देखिए रईस शेख सही में एक ऐसा जहन कि काम कैसे करना है और काम कैसे निकालना है। कारपोरेशन कोई छोटा मोटा मसला नहीं होता है, हम इसको बहुत छोटी चीज समझते हैं। सूर्य नमस्कार वाला मामला था, इसी इस्लाम जिमखाने में हमें पता नहीं था, अगर रईस शेख उस मसले को नहीं लाते तो एक कानून पास हो जाता, एक बिल पास हो जाता कि तमाम बच्चों को सूर्य नमस्कार करना पड़ता। उस वक्त जो पहल रईस शेख ने और अबू आसिम ने की थी, इसी इस्लाम जिमखाने में नीचे हॉल में बैठकर, एक बड़ा काम था। देवनार का मसला था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि काफी सालों के बाद बकराईद बारिश में आ रही थी और हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही थी। मैं देवनार में मौजूद था। रात के 3 बजे मैंने रईस शेख को फोन किया, रईस भाई इतने महंगे बकरे हैं, ये भीगेंगे, इनका हश्र क्या होगा, खरीदने वाला परेशान होगा। सुबह होने से पहले रईस शेख ने बीएमसी में जाकर जो कर सकते थे किया और टेंडर पास करवाया, वक्ती तौर पर शेड तामीर किया और उसके बाद एक निजाम बन गया कि देवनार में शेड बनने लगा ताकि मुसलमान खरीदने जाए तो उसे भी तकलीफ ना हो और जानवरों को तकलीफ ना हो। तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारे मसाइल है। हम सही माने में आपस में मुत्तहिद हो जाएं तो एक बहुत मशहूर शेर है, मुत्तहिद हो तो बदल दोगे मुत्तहिद हो तो बदल दोगे निज़ाम आलम, मुत्तहिद हो तो बदल दोगे निज़ाम आलम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। हम अपनी जात के लिए परेशान रहते हैं। हकीकत में जब ये इलेक्शन हो रहा था तो हम इस बात के लिए फिक्रमंद थे कि इस तरह की गुत्था गुत्ती है कि लगता था कि मुसलमानों की नुमाइंदगी खत्म कर दी जाएगी। ये प्लानिंग थी। और जब हम जातियात पर आते हैं तो फिर उसमें मसलब भी खींच के लाते हैं। हमें तो हर अपने मकसद के लिए हर आदमी चल जाएगा जब मेरा काम होगा। जब कौम का मसला आएगा, जब जाति मसला, हम मसलब खींच के लाएंगे, तब मियां मसलब कहा जाता है जब आपका फायदा होता है। तो सीधी सी बात है, इख्तिलाफ अपनी जगह पर, नजरियाती इख्तिलाफात रहते हैं, रहते रहेंगे। किसी की सोच कुछ होती है, उसको जात तक नहीं ले जाना चाहिए। और जब मामला कौम का है तो अपनी जात को पीछे रखकर कौम के बारे में सोचना चाहिए। अबू आसिम आज़मी, आपने बहुत सारे पैदा किए हैं, मौका बहुत अच्छा है। बहुत सारे नौजवान बच्चे, नौजवान कायद, नौजवान लीडर, नौजवान लोग काम करने वाले मौजूद हैं। मैं बिंदास नाम लूंगा, फहद यहाँ मौजूद थे, आमिर इदरीसी मौजूद हैं, सईद खान जैसे चेहरे मौजूद हैं। ऐसे बहुत से मौजूद हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, काम करना भी जानते हैं, जो मेहनत भी करते हैं, जिनके दिल में कौम का जज्बा भी है। उन्हें आगे बढ़ाएं, आगे लेके बढ़ें। इंशाअल्लाह ये कौम आपके साथ चलने को तैयार है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैसी बहुत ज्यादा है। जी